सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग। सो हेलो एवरीवन एंड आई थिंक रॉबर्ट। सर अब मैं नहीं कर रहा कुछ भी करने को। सर अब मन नहीं कर रहा। किसने बोला भाई घोटाला? प्रूफ थोड़ी ना हो गया घोटाला। क्यों? घोटाला प्रूव हो गया क्या? चलो, तो इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस में जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए, टोटल 105 क्वेश्चंस थे, तो वो करने वाले हैं। ठीक है सर, चाय पी लूँ? इतनी ठंड है। क्लास स्पीकर, हाँ बर्फ़ पड़ रही है, ठंड है। पहला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक एक्टिविटी। और एक बात मैं बता दूं स्टार्ट करने से पहले, 7 PM पे एक और क्लास है, वहाँ पे सेंसस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जनगणना के क्वेश्चंस करेंगे। और कल सुबह 9:30 बजे 9:30 AM पे हिस्टोरी के क्वेश्चन करेंगे। किसके? हिस्टोरी। ठीक है, वॉइस हाई करो। हाई नहीं हो पाएगी बेटा इससे। सर लास्ट 3 डेज 10 टिप्स। सब लास्ट 3 डेज़ के लिए भी टिप्स चाहिए हैं। रिवीजन करो और आराम से जितना हो पाए उतना करो, है ना। बाकी तो ये वाले क्वेश्चंस लगा के चले आना। स्टैटिक जीके के तो शायद नहीं हो पाएंगे अभी, तो जो भी पीडीएफ है उसी से करना है। ठीक है, जो पीडीएफ पड़ी हुई है उसी से करना है। 1 सेकंड रुकना। ठीक है, चलो। तो इनमें से कौन सी एनारोबिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है? तो एरोबिक और एनारोबिक दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एरोबिक जो होती है आपकी, इसमें जो बड़ी मसल्स होती हैं, हमारी बिग मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, बिग मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होती हैं। और इसमें हम ऑक्सीजन का मेनली यूज़ करते हैं, जैसे जंपिंग के अलावा स्किपिंग हो गया। ठीक है, वॉकिंग हो गया, चलना, स्विम करना, जॉगिंग, रनिंग, ये सब आपके एरोबिक होते हैं। लेकिन जंप करना वहीं से खड़े होके, तो इसमें बॉडी अपनी स्टोर्ड जो एनर्जी होती है, अपनी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है बॉडी, उसको भी यूज़ करती है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ब्रेकेज से जो तुरंत हमें एनर्जी मिलती है उसका ही यूज़ करती है स्किपिंग, वॉकिंग और स्विमिंग में। और यहाँ पे हमारे बड़े मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। जंपिंग में हमारी जो टोज़ होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च्ड इन 1970 एज एन इमीडिएट रेमेडियल मेजर टू एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन और डिजीजेस। दिनेश कौशिक नहीं, अगर आप बैच में तो सेंसस वाले क्वेश्चन की ऐसे बहुत ज़्यादा कोई नीड नहीं है, हाँ। तो यहाँ पर अगर बात करें ब्लाइंडनेस, हाइपर कैल्शियमिया, ग्वाइटर या फिर बेरी बेरी, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अब ज़रा कमेंट्स से हट के ज़रा यहाँ पर फोकस कर लेंगे, है ना। तो हाइपर का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सेस हो जाना, हाइपो का मतलब होता है कमी, और हाइपर का मतलब होता है कोई चीज़ एक्सेस में। कैल्सीमिया का मतलब है कैल्शियम अगर एक्सेस में हो जाए तो उसको हाइपर कैल्शियमिया बोलते हैं। क्लियर है। और गोइटर आपको पता है ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है? आयोडीन। और बेरी बेरी किसकी डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन B1 की कमी से।
ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट वुड बी ब्लाइंडनेस। ये जो नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था 1970 में एज एन इमीडिएट रेमेडियल मेजर टू एड्रेस दी ब्लाइंडनेस। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी, और एक चीज़ आपको पता होगी कि यहाँ पर डिक्रीजिंग टफनेस लेवल में क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो ज़्यादा टफ है वो शुरू में है और धीरे धीरे क्वेश्चंस आपके आसान होते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपने काफ़ी सुना होगा कीटो डाइट के बारे में, आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहता है, मतलब काफ़ी न्यूज़ में क्या, काफ़ी लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो कीटो आहार के बारे में निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसकी में तत्वों की मात्रा क्या है? ओनली टेकिंग हाई नंबर ऑफ vitamins एंड मिनरल्स, हाई प्रोटीन एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट इन अ लो अमाउंट, हाई अमाउंट ऑफ फैट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड लो फैट। तो क्या है यहाँ पे सही आंसर होगा हाई अमाउंट ऑफ फैट, एडिक्वेट प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट, ये इसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। इसी को बोलते हैं कीटो डाइट। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से बेमेल को पहचाने। बेमेल क्या है? वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है या फिर लाइजोसोम है। आपका जो सिंगल मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वह है आपका सेल चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। क्यों राइबोसोम क्यों ऑड वन आउट होगा? क्योंकि ये आपका सिंगल मेम्ब्रेन्स है, इसमें इसमें ये आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है आपका। सो कीटो डाइट में आपका जैसे मछली हो गई, फिश वगैरह है ना, और ब्रोकली वगैरह ये सब, एवोकाडो ये सब आते हैं यहाँ पे कीटो डाइट में। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। वैक्यूल में भी होती है, न्यूक्लियस में भी होती है, लाइजोसोम में भी इसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है। किसमें? 2 मेम्ब्रेन होती हैं, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा होता है आपका ऑर्गेनेल? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। Fifth, gluten formation is observed in various foods like pasta, noodles, pizza, and bread. Gluten occurs when 2 specific proteins are mixed with water. Name the 2 proteins responsible for gluten formation. तो gluten formation is observed in food like pasta, noodles वगैरह में आपको gluten देखने को मिलता है। Gluten occurs when 2 specific protein को जब हम मिक्स कर देते हैं वाटर में। तो कौन से 2 प्रोटीन हैं? कैसीन ध्यान रखना, ये प्रोटीन आपको मिल्क में यानी कि दूध में देखने को मिलता है। दूध में 2 प्रोटीन होते हैं, मिल्क होता है, कैसीन होता है और एक होता है आपका वे प्रोटीन, है ना। जिम वालों ने तो पक्का सुना ही होगा वे प्रोटीन के बारे में, पाउडर घोल घोल पीते होगे। ग्लूटेन एंड एल्बुमिन, तो एल्बुमिन जो होता है प्रोटीन ये हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है। ग्लूटेनिन एंड ग्लाइसिन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड अगर बात करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज व्हाट इज द टर्म फॉर द ग्रेजुअल सीक्वेंशियल चेंजेस इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन इन इकोसिस्टम ओवर टाइम। तो किसी इकोसिस्टम में धीरे धीरे अगर चेंज हो रहा है वहाँ की स्पीशीज़ में, यानी कि वहाँ पे कि फ्लोरा एंड फौना में, वहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधों में, तो उसको क्या बोलते हैं? अडैप्टेशन बोलते हैं, एक्सटिंक्शन बोलते हैं। अडैप्टेशन की तो का मतलब होता है कि भाई वहाँ की कंडीशन के हिसाब से खुद को अडैप्ट कर रही होती हैं स्पीशीज़, तो उसको अडैप्टेशन बोलते हैं। विलुप्त हो गए तो एक्सटिंक्शन बोलते हैं। सक्सेशन भी नहीं, इसको सक्सेशन ही बोलेंगे, जो 2 तरह का होता है। एक्चुअल में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन से ही आपका क्वेश्चन है। प्राइमरी सक्सेशन होता है और एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी प्राथमिक जो होता है उसका मतलब होता है जहाँ पर बेयर रॉक से, बैच वाले ये ना सोचिए क्वेश्चन कहाँ से आ गया, सर ने तो अभी पढ़ाया नहीं है। वैसे तो अभी बायो में हमारे सिर्फ ऑलमोस्ट खत्म ही है, 2-3 लेक्चर्स बाकी हैं, लेकिन ये वाला जो हम टॉपिक है ये आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, तो बेयर रॉक में मेनली जो हमारा लाइचन होता है, फिर लाइकन, तो ये ही सबसे पहले क्या करता है? रॉक में पनपता है, रॉक को तोड़ता है, देन सॉयल बनाता है, देन इस तरह से जो हमारी स्पीशीज़ यानी कि पेड़ पौधे और यहाँ पर जो जीव जंतु आते हैं उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब है कि यहाँ पर पहले से कोई ना कोई स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उनका किसी कारणवश उनका एक्सटिंक्शन हो गया, वो ख़त्म हो गई, तो उनकी जगह पर कोई दूसरी टाइप ऑफ स्पीशीज़ आपकी आ जाती हैं, तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन में पहले से कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती थीं, लेकिन प्राइमरी वाले में कुछ भी आपका एग्जिस्ट नहीं करता इनिशियली। क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑर्गेनल कंटेन्स राइबोसोमल आरएनए एंड इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए किस में होते हैं जो कि प्रोडक्शन विच आर इन्वॉल्व एंड इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। तो या तो आप इससे कर लो क्वेश्चन को, या फिर आप इससे कर लो कि प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम कहाँ पे होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस या फिर गोल्गी अपैरेटस। तो हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक इस तरह का आपको जो देखने को मिलता है राउंडेड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ये राइबोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है जरा बताएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट। जो भी यहाँ पर बनाया जाता है बाय रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका ट्रांसपोर्ट करना इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में रफ होता है राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से, और ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। वहीं स्मूथ की अगर बात करेंगे तो ये इन्वॉल्व होता है फैट्स एंड लिपिड के सिंथेसिस में, प्लस साथ ही साथ ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स को हटाने में ये हेल्प करता है, खासकर जो हमारे लिवर के जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि हमें एक एंजाइम देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं कि साइटोक्रोम P450। ये एक एंजाइम होता है यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि हेल्प करता है इनको हटाने में, डिटॉक्सिफिकेशन में, खासकर लिवर में होता है। गोल्गी अपैरेटस आप जानते हैं ये पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में इन्वॉल्व होता है, और पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग क्योंकि करता है इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं ज़रा बताएंगे कमेंट में। तो पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग करता है तो इसलिए इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। जो लाइजोसोम होता है जिसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, वो यहीं पे बनता है। लाइजोसोम कहाँ पर बनता है? आपके गोल्गी अपैरेटस में ही उसका फॉर्मेशन होता है। मसल सेल्स एंड मसल fibers are developed from embryonic precursor cells known as। मांसपेशी कोशिकाएं और मांसपेशी फाइबर भ्रूण के पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विकसित होते हैं, जिन्हें निम्न नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इनको? मायोब्लास्ट, मायोसाइट, मायोफाइब्रिल या फिर मायोन्यूक्लियस। किस नाम से जानते हैं हम मसल सेल्स और मसल फाइबर्स को? तो मसल सेल्स और मसल फाइबर को हम जानते हैं मायोब्लास्ट के नाम से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी दी करेक्ट आंसर। साइनोबैक्टीरिया बिलोंग टू द डोमेन ऑफ। साइनोबैक्टीरिया निम्नलिखित में से किस डोमेन से संबंधित है? तो साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करेंगे तो ये एक तरह का हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, ठीक है। इट इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गे, ये एक नीला हरा शैवाल होता है। इसी की तरह एग्जाम्पल्स अगर हम और बात करेंगे तो जैसे नॉस्टॉक, एनाबेना, ये सब क्या होते हैं? ये एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे के, जैसे हमारा साइनोबैक्टीरिया है। अब ये क्योंकि एल्गे हैं और एल्गे करते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एल्गे करते हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स, जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिबल पॉलीसैकेराइड। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पॉलीसैकेराइड हैं? और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो हमारे एल्गे होते हैं, शैवाल, ठीक है, इनको हम रखते हैं थैलोफाइटा फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम में। लेकिन ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ये क्योंकि बैक्टीरिया हैं, ध्यान रखना, ठीक है, तो इनको हम प्रोटिस्टा में रखेंगे, सॉरी मोनेरा में रखेंगे, ठीक है। इनको हम किस में रखेंगे? मोनेरा में रखेंगे। मोनेरा क्या होते हैं? मोनेरा हमारे प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब होता है जिनमें कि न्यूक्लियस नहीं है, जिनमें कि सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। और हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वही प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट की कैटेगरी में आता है, जिनमें कि न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। कौन सा एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कॉमन देखने को मिलता है? थैलोफाइटास को हम प्राइमरली एल्गे बोलते हैं, और इनको डिफाइन कैसे करते हैं? जो थैलोफाइटा होते हैं ये आपके इनमें वेल डिफाइंड रूट्स एंड शूट्स आपको देखने को नहीं मिलती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिबल पॉलीसैकेराइड। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पॉलीसैकेराइड हैं? मिथाइल सेल्यूलोज, काइटिन, एक्टिन, सुक्रोज, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, काइटिन, मायोसिन या फिर स्टार्च, एल्गिनेट्स, पेक्टिन्स एंड काइटोसैंस। बताइए।
राइबोसोम बिल्कुल सबका सही है। राइबोसोम जो होते हैं वो कॉमन होता है आपके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिबल पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है दे आर फॉर्म्ड बाई मैनी नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट, मोनोसैकेराइड यूनिट्स। मोनोसैकेराइड मतलब सिंपल शुगर, ठीक है। तो बहुत सारी सिंपल शुगर्स मिलके पॉलीसैकेराइड बनाएंगे आपकी। स्टार्च, अलिग्नेट्स, पेक्टिन्स और काइटोसैंस ये सब आपके पॉलीसैकेराइड में आते हैं, एडिबल पॉलीसैकेराइड। पेक्टिन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एल्गे होता है, शैवाल होता है, उसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं। बाहर वाली सेल्यूलोज की बनी होती है और जो अंदर वाली होती है वो पेक्टिन, या फिर जो उसकी सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो सेल्यूलोज का और अंदर वाला पेक्टिन का बना होता है। डू नॉट कन्फ्यूज इट विथ पेप्टिन। पेप्टिन इज़ पेप्टिडोग्लाइकन, जिससे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है वो पेप्टिन का बना हुआ होता है। अगला है अकॉर्डिंग टू सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन द राइजिंग ऑफ अ न्यू स्पीसीज अकर्स व्हेन। तो सिमेट्रिक स्पेशिएशन के अकॉर्डिंग राइजिंग ऑफ अ न्यू स्पीशीज अकर्स, तो कब एक नई स्पीशीज का उदय होता है, राइज होती है? जल्दी से बताइए सर। इसका PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इंद्रिला हल्दर जी, यस। फंगस का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है। अनुष्का सिंह, बिल्कुल। ग्लाइकोकैलिक्स एक स्लाइम लेयर होती है, ठीक है। चलिए, तो सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन, तो यहाँ पर नई स्पीशीज़ कब राइज करेगी? वन स्पीशीज इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ड्यू टू जियोलॉजिकल इवेंट्स लाइक माउंटेन फॉर्मेशन। Organisms from the same species start to show different behavioral characteristics. Two groups of the same species cannot interbreed among themselves despite living in the same geographical location. ये होता है आपका सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन, ठीक है। कि जब दो स्पीशीज़ एक जगह पर रही हों, कॉमन ग्रुप की हैं, लेकिन फिर भी इंटरब्रीड नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाई। तो ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, कब होता है? एन एबनॉर्मली हैवी बॉडी वेट जब होता है, इंटेंस फियर ऑफ लूजिंग वेट होता है, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ वेट होता है, फिर ट्राइंग टू लूज वेट बाई एक्सरसाइजिंग एक्सेसिवली। तो यहाँ पर ये जो डिसऑर्डर होता है ये जब किसी को डिस्टॉर्टेड परसेप्शन होता है कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है तब, और जब कोई वेट लूज़ करना चाह रहा है सिर्फ एक्सरसाइज करके ही बहुत ज़्यादा, मतलब बाई एक्सरसाइजिंग एक्सेसिवली। तो C एंड D यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मीजोजोम। तो मीजोजोम का क्या फंक्शन नहीं है? मीजोजोम क्या होता है? तो मीजोजोम एक ऐसी चीज़ होती है जो दो सेल जो प्लांट सेल होती हैं, तो हमें पता है प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, तो दो प्लांट की जो सेल वॉल्स होती हैं उनके बीच में एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है, एक कैनाल की तरह एक्ट करता है, और एक न्यूट्रिएंट्स को एक सेल से दूसरी सेल में ये लेके जाता है, पहुंचाता है। सॉरी, दिस इज़ नॉट दैट, ठीक है। वो आपका अलग होता है, वो नहीं, ये एक्चुअली में बैक्टीरिया में पाया जाता है आपका, ठीक है। ये प्लांट सेल की बात नहीं हो रही है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। वो आपकी दूसरी चीज़ होती है जिसको प्लाज़ोडिस्माटा बोलते हैं, ठीक है। प्लाज़ोडिस्माटा होता है, उसका मैंने कन्फ्यूज़ कर लिया। मीजोजोम आपके होते हैं बैक्टीरिया में, और इनका काम भाई लोकोमोशन में तो नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है कि लोकोमोशन में तो अपेंडेजेस इन्वॉल्व होते हैं, याद है? अपेंडेजेस इन्वॉल्व होते हैं जिनको कि हम फ्लैगेला के नाम से जानते हैं। और फ्लैगेला के स्ट्रक्चर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं ज़रा ये आप कमेंट में बताइए। फ्लैगेला का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़े थे, कौन कौन से? एक तो होता है आपका, यहाँ पर हमने पढ़ा था बेसल बॉडी, ठीक है, बेसल बॉडी होता है। देन आपका टेल होता है, या फिर जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है हुक। तो ये होता है बैक्टीरिया को जो लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, जिसको बैक्टीरियल फ्लैजेला बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये लोकोमोशन फंक्शन नहीं होगा। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, बिल्कुल सही है। रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करेगा, DNA रेप्लिकेशन भी करेगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, लेकिन लोकोमोशन तो इसको फ्लैजेला ही प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन एनवायरनमेंट कैन सस्टेन इंडेफिनेटली? कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, इकोलॉजिकल नीश बोलते हैं, पाइनियर स्पीशीज़ बोलते हैं, फिर बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। अगेन ये आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन से ही क्वेश्चन है आपका। इकोलॉजिकल नीश का मतलब होता है हैबिटेट, यानी कि कहाँ पर वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ आपकी रह रही है, प्लस वो क्या रोल परफॉर्म कर रही है, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश।
ठीक। पाइनियर स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जो कि सबसे पहले कहीं पे इवॉल्व होती है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे आपके प्राइमरी सक्सेशन की, तो वहाँ पे जो सबसे पहली स्पीशीज़ आएगी उसी को ही हम बोलेंगे पाइनियर स्पीशीज़, यानी कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्पीशीज। ठीक है, पहली ग्रुप ऑफ जो स्पीशीज़ है वो कहीं पे अगर इवॉल्व हो रही है तो उसको हम पाइनियर स्पीशीज़ बोलेंगे, जो एक्चुअल में सबसे पहले डेवलप हो रही है उस रीजन में। ठीक है, ये आपको प्राइमरी सक्सेशन में देखने को मिलेगा। और आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो होती है जो सबसे एंड में जाके डेवलप होती है। जब सक्सेशन हो जाता है तो एकदम एंड में जाकर जो कम्युनिटी डेवलप होगी उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी, कि भाई कितना पॉपुलेशन साइज को एनवायरनमेंट हैंडल कर सकता है उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, और ये बायोटिक पोटेंशियल क्या चीज़ होती है आपकी? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बायोटिक पोटेंशियल, इन शॉर्ट बीपी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अ स्पीशीज कैन प्रोड्यूस। ठीक है, एक स्पीशीज़ कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकती है उसको हम बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी होती है कि वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कितना पॉपुलेशन साइज को सस्टेन कर सकता है। द साइटोप्लाज्मिक जोन सराउंडिंग द गोल्गी कॉम्प्लेक्स possesses no cell organelles. This zone of clear cytoplasm is called as। तो वो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो फ्लूइड भरा होता है किसके बीच में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो ये इस तरह का आपका फ्लूइड भरा होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर? तो गोल्गी अब कॉम्प्लेक्स के अराउंड वो पार्ट जहाँ पर कोई सेल ऑर्गेनल आपको देखने को नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं? साइटोसाइन, साइटोक्रोम, जोन ऑफ एक्सक्लूजन या फिर साइटोसोल। देखिए, साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें आपके कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। ध्यान रखिएगा, क्या होता है वो? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बोलते हैं, जहाँ पर साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जहाँ पर आपको न्यूट्रिशन वगैरह सेल ऑर्गेनल ना देख के ये सब देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह। ठीक है, उसको साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बोलते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ भी नहीं है ना, सेल ऑर्गेनल नहीं है और कुछ नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इसको जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलेंगे, इसको इंक्लूजन भी नहीं बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, जोन ऑफ इंक्लूजन। साइटोसोल इज अ ग्राउंड सब्सटेंस, इज द ग्राउंड सब्सटेंस जिससे कि साइटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, जिससे कि साइटोप्लाज्म बनता है। अगला है अ पर्टिकुलर सेल प्रेजेंट इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्लैट वर्म्स विच हेल्प्स देम रिमूविंग वेस्ट मटेरियल्स इज दी। तो फ्लैट वर्म्स यानी कि जो हमारे प्लैटीहेल्मिन्थिस होते हैं। ठीक है, जो हमारे प्लैटीहेल्मिन्थिस होते हैं, ये जो प्लैटीहेल्मिन्थिस होते हैं, तो प्लैटीहेल्मिन्थिस होते हैं, इनकी अगर बात करें तो क्या होते हैं? फ्लैट वर्म्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड, मतलब इनकी जो जर्मिनल लेयर है तीनों जर्मिनल लेयर होंगी। अंदर वाली एंडोडर्म भी होगी, बाहर वाली एक्टोडर्म भी होगी और बीच वाली मीजोडर्म भी होगी। प्लैटीहेल्मिन्थिस की अगर बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अलावा ये हमारे असीलोमेट होते हैं। असीलोमेट का मतलब है कि इनमें ट्रू सीलोम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से रिकॉल करें तो इसको हमने इस तरह से याद किया था, पीसी स्क्वायर या फिर पोकोसिटी, है ना। तो पोको से पोरीफेरा, को से सीलेंट्रेटा, सिटी से टीनोफोरा। ठीक है, पोको सिटी में हम लोगों ने इस तरह से याद रखा था, प्लेटें तोड़ रहे हैं ना जी, तो प्लैटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा एंड देन कोडेटा। ये सब ने पढ़े थे। तो शुरू के जो 2 फाइलम होते हैं, ठीक है, शुरू के जो 3 होते हैं, पोको सिटी जिसको हम याद करते हैं, तो ये डिप्लोब्लास्टिक थे।
बाकी सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक थे। सीलोम की अगर बात करें तो यहाँ तक कोई सीलोम नहीं था, यानी कि नो सीलोम, यानी कि असीलोमेट, यानी इनमें कोई कैविटी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर आपका एक मिस हो गया जिसको बोलते हैं निमाटोडा। ठीक है, निमाटोडा या फिर एस्टेलमेंथिस इसी को बोलते हैं, एस्टेलमेंथिस। इनकी बॉडी कैसी होती है ज़रा बताना, कैसी होती है इनकी बॉडी? तो ये जो होते हैं हमारे यहाँ तक, यानी कि निमाटोडा जो होता है, निमाटोडा इसको सीडोसीलोमेट बोलते हैं, सीडोसीलोमेट। इसमें ट्रू सीलोम नहीं होता, और इसके नीचे जितने भी हैं इनको हम सीलोमेट बोलते हैं, यानी कि इनमें ट्रू सीलोम देखने को मिलता है। बॉडी में अगर सेगमेंटेशन बात करें तो इन तीनों में सिर्फ सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अन्नलीडा, ऑर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा में बॉडी का सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, यानी कि इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। ये चीज़ क्लियर है? इनकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। इनमें से किसकी बॉडी में स्पाइन्स होते हैं, स्पाइनी स्किन्ड कौन से होते हैं? फ्लेम सेल्स इसका सही आंसर होगा। नीडोब्लास्ट जो होता है ये आपको देखने को मिलेगा सीलेंट्रेट्स में, सीलेंट्रेट में, जिनको हम निडेरिया के नाम से जानते हैं। इन्हीं में होती है आपकी स्टिंगिंग सेल्स। इन्हीं में क्या होती हैं? स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, जो कि काइंड ऑफ अपने प्रेडेटर पे मारती हैं, स्टिंग करती हैं और उससे न्यूट्रिशंस को एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं। वहीं पोरीफेरा में अगर बात करेंगे तो कॉलर सेल्स होती हैं। और पोरीफेरा में एग्जांपल्स देंगे आप जल्दी से, जैसे कि हमारा यू स्पॉन्जिया होता है। ये कैसा होता है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, इनको स्पॉन्ज बोलते हैं ना, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यू प्लेक्टेला होता है, यू प्लेक्टेला, ये क्या होता है? इसको हम ग्लास स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ऐसा ही आपका एक और एग्जाम्पल होता है साइकन। ठीक है, कुछ इस शेप का होता है आपका, है ना, इस शेप का होता है जिसको साइकन बोलते हैं। एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ पॉरीफेरा होता है। और एचिनोडर्मेटा जो होता है इस ये हमारे स्पाइनी स्किन्ड होते हैं, स्पाइनी स्किन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल स्टारफिश हो गई, सी अर्किन हो गया, सी ककम्बर हो गया, ये सब एचिनोडर्मेटा होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स possess their own DNA and can synthesize protein, यानी खुद का DNA और राइबोसोम होता है किसके पास? तो हमें पता है कि खुद का DNA राइबोसोम दो के पास होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक होता है आपका प्लास्टिड्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। और प्लास्टिड के भी तीन पार्ट होते हैं, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। ठीक है, तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, सेंट्रोसोम भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्यों क्लोरोप्लास्ट होगा? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लास्टिड का ही तो पार्ट है, जहाँ पर आपका क्लोरोफिल होता है और जहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या होता है? तो सेंट्रोसोम होता है ये आपके, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। साथ ही साथ इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी इसको बोलते हैं। यहीं पर ही आपके ध्यान रखना, ये इसमें आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स में ही आपको देखने को मिलते हैं सेंट्रियोल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है? ये पार्ट होते हैं साइटोस्केलेटन का। ठीक है, साइटोस्केलेटन का पार्ट होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में बोन्स होती हैं, वही फंक्शन माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। सेंट्रियोल जो होता है, ध्यान रखना 9+0 और 9+2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं ये। ठीक है, सेंट्रियोल्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रोसोम जो होते हैं यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं, और सेंट्रोसोम खुद किससे, ये यहाँ पर आपको मिलके बने होते हैं, ये सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल 9+0 या 9+2 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और सेंट्रोसोम आपके सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और बाकी कमेंट में जल्दी से बताएंगे कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कितने टाइप का होता है, ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड एज क्रिप्टोगैम्स? तो क्रिप्टोगैम किसको बोलते हैं? आपके ऑप्शंस सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको मिसअंडरस्टूड कर गए थे। चार नहीं भाई, तीन होते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट के कितने टाइप होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से?
एमाइलो, ठीक है, एल्यूरो, एमाइलो और इलाइयो। तो जो एल्यूरो होता है ये आपके प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इस तरह से याद किया था हमने प्रोटीन। एमाइलो जो है वो कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इलाइयो जो होता है ये आपके फैट के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड एज क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स वो होते हैं जिनका हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। अब क्रिप्टोगैम्स जैसे कि हम पूरा यहाँ पर जब प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले तो आते हैं एकदम बेसिक टाइप ऑफ प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं थैलोफाइटा, जिनमें कि डिस्टिंक्ट रूट्स और शूट्स आपको नहीं मिलती हैं, थैलोफाइटा बोलते हैं, जिनको प्राइमरली एल्गे बोलते हैं, जिसमें कि आपके एल्गे आते हैं, जैसे ग्रीन एल्गे होगा, जैसे हमारा क्लोरोफाइटा हो गया है ना, क्लामिडोमोनास हो गया, तो ये सब आते हैं। देन अगर बात करें तो सेकेंड में आते हैं ब्रायोफाइटा, जिनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, जिनमें कि वेल डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स तो थोड़े बहुत हैं लेकिन वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं है इनके पास, ठीक है। देन वो आते हैं जिनके पास वस्कुलर टिश्यूज़ तो हैं लेकिन वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है इनके पास, ठीक है, यानी कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी क्रिप्टोगैम्स बोल देते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइटा। लेकिन बात ये आती है कि मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई है कि जो चीज़ अगर मान लो इसके पास नहीं है तो वो इसके पास भी नहीं होगी, इसके पास भी नहीं होगी। जैसे इसके पास मैं बोलता हूँ ब्रायोफाइटा के पास वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं है, तो इसके लिए मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि थैलोफाइटा के पास है कि नहीं, उसके पास भी नहीं होंगे। अगर इसके पास नहीं है तो जो चीज़ तो ये इन पीछे वालों के पास भी नहीं होगी, यानी कि इनके पास पूरा वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, तो ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा के पास भी नहीं होगा। अब हुआ क्या कि आप टेरिडोफाइटा देख के सीधे मार दिया ऑप्शन सेकंड, लेकिन यहाँ पर देखिए एंजियोस्पर्म लिखा हुआ है, ये तो एकदम मोस्ट डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड होते हैं ये, जिसमें कि आते हैं ये फेनरोगैम्स। अब इनको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो जिम्नोस्पर्म बोलते हैं जिनका जिनका नेकेड सीड होता है, सीड तो होता है, सीड तो प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो होता है, लेकिन वो नेकेड होती है, उसकी कवरिंग नहीं होती है, फ्रूट से। और यहाँ पर होते हैं एंजियोस्पर्म, इनकी कवरिंग भी होती है, तो सबसे वेल डेवलप्ड नहीं है, तो ये क्रिप्टोगैम्स कैसे हो जाएंगे खुद ही सोचिए। तो थैलोफाइटा और यहाँ पर ब्रायोफाइट्स इसका सही आंसर होगा। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो थैलोफाइटा के तो मैंने आपको बताया, जैसे कि हमारे ग्रीन एल्गे जैसे क्लामिडोमोनास हो गए, है ना, आपका जो क्लोरोफाइटा जो कि हमारे सारे ग्रीन एल्गे हो गए, ठीक है, तो वो आ जाएंगे। ब्रायोफाइटा में अगर बात करें तो इसमें आपके मॉजेस जिनको हम फ्यूनेरिया बोलते हैं, मॉज, इसके अलावा हमारा मर्चेंटिया, रिक्किया, है ना, इस तरह से हम लोगों ने याद किया था कि BMW चला रहे हैं रिंकिया के पापा, है ना, और हॉर्न बजा रहे हैं, हॉर्न वर्ड, लिवर वर्ड, ये सब एग्जाम्पल्स है किसके, ये सब एग्जाम्पल्स हैं ब्रायोफाइटा के। टेरिडोफाइटा की अगर बात करेंगे तो इसमें आपके आ जाएंगे जैसे कि मर्सीलिया, तो जैसे वो BMW चला रहे थे तो मर्सिडीज़ चला रहे हैं, ऐसे याद कर लो, मर्सीलिया इसका एग्जाम्पल हो गया। और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, हॉर्सटेल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो जिम कौन जा रहा था, जिम जा रहे थे हमारे देवदास टाइप के लोग, तो देवदार हो जाएगा, पाइन हो जाएगा, कायकास हो जाएगा, ठीक है, जितने भी हमारे कॉनिफर्स हैं ये सब आ जाएंगे इसमें। एंजियोस्पर्म में तो रोज़, ट्यूलिप्स, सनफ्लावर, जितने सब जिनमें कि हिडन सीड ना होके कवर्ड सीड होती है, तो वो सब आपके मतलब हिडन सीड होती है यानी कवर्ड होती है, तो वो सब एंजियोस्पर्म में आ जाएंगे। एंजियोस्पर्म को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट जिसमें सिंगल कॉटिलेडॉन होता है और डाइकॉट जिसमें दो कॉटिलेडॉन होते हैं, ठीक है। और इसमें होता है जैसे कि सब में होता है एंड्रोशियम और गैनोशियम, और ध्यान रखना ब्रायोफाइटा में जो गैमीट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है, गैमीट्स का ट्रांसपोर्टेशन वाटर के थ्रू। ऑलराइट, चलो, पेड बैच स्टूडेंट सीजल प्री क्लियर योर कॉन्टैक्ट, अच्छा, देवदास क्या, संजय लीला भंसाली, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे। तो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे, अब ग्रीन एल्गे में क्लैडोफोरा भी होता है, क्लामिडोमोनास भी होता है, क्लोरोफाइटा, ओडोजियोनियम जो है आपका, ये सब आपके होंगे, क्या बोलेंगे इसको, यूडोजोनियम, ठीक है। तो जो भी है, तो खैर ये सब ये ग्रीन एल्गे हैं, और लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यूनिसेलुलर कौन सा है, तो इट इज़ क्लामिडोमोनास। अगर बाकियों की बात करें तो सब मल्टी सेलुलर है, लेकिन जो हमारा क्लामिडोमोनास है वो यूनिसेलुलर है,
ठीक है। रेड एल्गे के एग्जाम्पल्स बताएंगे, ब्राउन एल्गे के एग्जाम्पल्स बताएंगे, बाकी ब्लू ग्रीन तो देख ही लिया है। तो जो रेड एल्गे होता है जिसको रोडोफाइके के नाम से जानते हैं, तो रेड एल्गे में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें हमारा होता है जैसे जेलीडियम, जेलीडियम से ही हम बनाते हैं किसको, अगर जेली को, ठीक है। अगर जेली जो बनती है वो जेलीडियम से ही बनती है। ब्राउन एल्गे की अगर बात करेंगे तो फाइओफाइके होता है ये, ठीक है, फाइओफाइके बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करेंगे तो इसमें लैमिनेरिया आ जाएगा, केल्प आ जाएगा, सरगैसम आ जाएगा। ये सब कैसे होते हैं, ये ईट मतलब इनको खाया भी जा सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य नहीं है, सही नहीं है। स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड इन क्रोमोप्लास्ट, बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये काम होता है ल्यूकोप्लास्ट का, चीज़ों को स्टोर करने का, क्रोमो का कलर प्रोवाइड करने का काम होता है। प्लास्टिड के पास खुद का राइबोसोम होता है, बिल्कुल। खुद का डीएनए होता है, बिल्कुल। खुद का डीएनए राइबोसोम प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। स्ट्रोमा इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, यस। स्ट्रोमा और ग्रेना होता है। जरा बताइए लाइट रिएक्शन कहाँ होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर होगा, बिकॉज गलत है। स्ट्रोमा क्या होते हैं, ये स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स होते हैं, जो हमारे स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड, इस तरह से जो थाइलाकॉइड पे थाइलाकॉइड जो रखा होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। यस, ठीक है, सॉरी, इसको हम बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेनम, स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स को। और यहाँ पर होती है आपकी लाइट रिएक्शन, ठीक है। और स्ट्रोमा में होता है आपका साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन होता है। अभी सीजल में तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ही पूछ लिया था, ठीक है। तो ग्रेना में होता है आपका, ग्रेना जो होते हैं स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स होते हैं, और स्ट्रोमा होता है जहाँ पर आपका डार्क रिएक्शन होता है। द परसेंटेज ऑफ सनलाइट एनर्जी अब्जॉर्ब बाई द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अबाउट, स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों द्वारा अवशोषित सूर्य की ऊर्जा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। द परसेंटेज ऑफ सनलाइट एनर्जी ऑब्टेन्ड बाई द ग्रीन प्लांट्स, ओके, द परसेंटेज ऑफ सनलाइट एनर्जी अब्जॉर्ब बाई द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो इट इज़ अबाउट 1%, ठीक है। 1% ही आपकी जो है सनलाइट एब्जॉर्ब होती है जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा। इन एनिमल सेल्स द ब्रेक डाउन, ठीक है। और जरा कमेंट में आप बताएंगे कि हु गेव दी दिस पिरामिड ऑफ नंबर्स थ्योरी, मतलब पिरामिड ऑफ नंबर्स कॉन्सेप्ट को किसने दिया था। In animals, the breakdown of very long chain fatty acids through beta oxidation is conducted by which of the following organelles, ठीक है। तो कौन से ऑर्गेनल जो है ये बीटा ऑक्सीडेशन करता है, तो सही आंसर क्या होगा, राइबोसोम तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, पेरोक्सीसोम इसका सही आंसर होगा। तो पेरोक्सीसोम का और क्या फंक्शन होता है, पेरोक्सीसोम का फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स बना के डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन। माइटोकॉन्ड्रिया आपको जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। खुद का डीएनए राइबोसोम होता है, सॉशस शेप का होता है, और इसके अगर हम लेंथ की बात करें इसे 2 माइक्रोमीटर का लेंथ होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है। एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं इसको हम, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर की अगर बात करेंगे तो चार्ल्स एल्टन ने दिया था, ठीक है, चार्ल्स एल्टन। अगला क्वेश्चन है 24th, इन द एनिमल किंगडम विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इंक्लूड्स एनिमल्स विद अ सेगमेंटेड बॉडी, प्राणी जगत में निम्नलिखित में से किस संघ में खंडित शरीर वाले जानवर शामिल हैं, कोडेटा, ऑर्थ्रोपोडा, एनालिडा या फिर मोलस्का। यहाँ पर पूछ रहा है कि सेगमेंटेड बॉडी वाले किस में है, तो कोडेटा में सेगमेंटेशन होता है, ऑर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन होता है, एनालिडा में भी सेगमेंटेशन होता है। लेकिन उसने आंसर क्या माना, एमटीएस ने, मतलब एसएससी ने, एनालिडा, ठीक है। ये बात ट्रू है कि एनालिडा से सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है, लेकिन ऑर्थ्रोपोडा में भी होता है, कोडेटा। जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमें भी सेगमेंटेशन होता है, जो लंग्स के ऊपर जो पूरा रिब केज बना होता है, तो वो एक काइंड ऑफ सेगमेंटेशन का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एनालिडा में भी होता है, ऑर्थ्रोपोडा में भी होता है, कोडेटा में भी होता है, लेकिन एसएससी ने क्या माना, तीनों ऑप्शन में है तो एनालिडा माना है। तो एनालिडा ध्यान रखना अभी तो, ठीक है। बाकी तो मैंने चैलेंज करने के लिए बोला था इसको। एनालिडा में अगर बात करेंगे तो अर्थवॉर्म्स आते हैं, यानी कि हमारा जो केचुआ होता है, और जो हमारे लीचेस होते हैं वो भी इसी में ही आते हैं आपके, ठीक है, एनालिडा में। 25th,
व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी जीवों की प्राथमिक भूमिका क्या है? ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, प्रेइंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू एनर्जी। पूछ रहा है कि प्राइमरी रोल क्या है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का, तो इनका मेन काम यह है कि प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम दी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उन्हीं को हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू, ठीक है, CO2 और वाटर के थ्रू क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे मेक दी ग्लूकोस, ठीक है, एंड ऑक्सीजन गैस यहाँ पे निकलती है, राइट। हु फर्स्ट, और ये बताइए कि जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उनके प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? हु फर्स्ट पॉस्टुलेटेड दैट सेल्स आर जनरेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? तो सबसे पहले किसने बताया था कि जो नई सेल्स बनती हैं वो पहले जो सेल बन चुकी हैं उन्हीं से बनते हैं? जेनिफर डॉडना ने बोला था, रुडोल्फ वर्चोव ने बोला था, विलियम हार्वे ने बोला था, फिर कार्ल लाइनेक्स ने बोला था। तो इनको तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करी थी, यानी कि जिसको हम रक्त या फिर रुधिर परिसंचरण बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। रुडोल्फ वर्चोव विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे पहले जो सेल थ्योरी का देने का काम किया था वो किसने किया था? सेल थ्योरी 1838 में शेल्डन और स्वान ने। शेल्डन और स्वान ने ये थ्योरी दी थी जिसको कि हम सेल थ्योरी बोलते हैं 1838 में। इन्होंने ये बोला था कि सेल इज़ अ फंडामेंटल लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है, वो एक फंडामेंटल यूनिट है। देन बाद में वर्चोव जी के ने आके बोला कि भाई कोई भी जो नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो पहले से बनी हुई है उसी से ही बनती है वो। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जिन पे कि कौन फीड करते हैं? जू प्लैंक्टन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली मैचेस कॉलम ए एंड कॉलम बी? ठीक है, कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करवाना है। अब यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि ये सबको पता होगा भाई कि ये किस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं। कटल फिश जैसे कि हमारे मोलस्का से बिलोंग करती है, सिल्वर फिश होती है हमारी ऑर्थोपोडा से बिलोंग करती है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ पूछी ही नहीं है। तो फिर पूछा क्या है? उसका साइंटिफिक नेम पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर कटल फिश की अगर बात करेंगे, और एक चीज़ भाई, ये जो डेविल फिश होता है कोई बताएगा डेविल फिश किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो कटल फिश जो कि हमारी मोलस्का होती है, ये CPS को इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपकी मोलस्का फाइलम से। सिल्वर फिश और जो क्रे फिश होती है वो दोनों ऑर्थोपोडा से आपकी बिलोंग करती हैं, और सिल्वर फिश को बोलेंगे लेपिस्मा, और डेविल फिश पता है कुछ और नहीं बल्कि जो हमारा ऑक्टोपस होता है उसी को ही बोलते हैं। तो CD कहाँ पे आ रहा है आपका? CD आ रहा है इन दोनों में ना। डेविल फिश हो जाएगा आपका मोबुला, ठीक है, जिसको कुछ जो कि आपका ऑक्टोपस ही होता है। और कैट फिश 4th का हो जाएगा आपका, तो 3 का B और 4th का A, यानी कैट फिश आपकी सिलोरीफॉर्म्स, ठीक है। तो सिलोरीफॉर्म्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 CDBA विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। जरा कमेंट बताओ कि डॉग फिश किस फाइलम से बिलोंग करती है? डॉग फिश। अगला क्वेश्चन है, और सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? तो डॉग फिश, ध्यान रखना, इट इज़ अ ट्रू फिश, ये असली मछली होती है, ये आपके पिसेस क्लास से बिलोंग करती है। और इसमें कितने नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स होते हैं? हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं पिसेस के? लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? एंटनी वॉन लीवेनहॉग ने। कब करी थी जल्दी से बताना? पॉन्ड वाटर में करी थी, ठीक है। और यहाँ पर हार्ट में चैम्बर्स बात करेंगे तो पिसेस में, यानी कि फिश में 2 हार्ट चैम्बर्स होते हैं। और जो हमारे फिशेस जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है भाई, 2 होते हैं पीसेस में, ध्यान रखना, ठीक है। और ये डिस्कवरी कब करी थी? 1674 में करी थी। 1665 में सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1674। विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कॉमन कोल्ड?
कॉमन कोल्ड यानी कि जो सामान्य सर्दी जुकाम होता है, सामान्य होता है ये, वो उसमें कौन सा वायरस होता है? कोरोना वायरस, हेपेटाइटिस ए, राइनो वायरस या फिर इन्फ्लुएंजा? तो कोरोना वायरस तो होगा नहीं, हेपेटाइटिस से तो आपका जो लिवर होता है वो इफेक्ट होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस से। और राइनो वायरस इसका सही आंसर होगा। काफ़ी लोगों ने हो सकता है इन्फ्लुएंजा लगाया हो, लेकिन इन्फ्लुएंजा से फ्लू होता है। अब फ्लू और कॉमन कोल्ड में क्या डिफरेंस होता है? फ्लू में जो कंडीशंस होती हैं वो सेवियर होती हैं, बहुत भयंकर जो है पूरा बॉडी दर्द करेगा। कॉमन कोल्ड नॉर्मल सा होता है। तो राइनो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है कॉमन कोल्ड के लिए, इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लू के लिए। वॉट डू यू कॉल दी बॉडी कैविटी दैट इज़ लाइंड बाई मीजोडम? उस शरीर गुहा को क्या कहते हैं जो मीजोडम से पंक्तिबद्ध हो? तो आपको पता है अंदर वाली लाइनिंग को बोलते हैं, जो जर्मल लेयर होती है, एंडोडर्म। बाहर वाली को बोलते हैं एक्टोडर्म, और जो बीच वाली होती है उसको मीजोडर्म बोलते हैं। तो सब में ये नहीं होती है, जिनमें होती है उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, जिनमें नहीं होती उनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो जिनमें लाइनिंग होती है उनको बोलते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट्स, ठीक है। जैसे कि उन्होंने को बताया था, शुरू के 3 है, पोकोसिटी, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा, उनको छोड़ के सारे ही आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। The process by which water body gradually becomes enriched with nutrients and minerals, mainly phosphorus and nitrogen, ठीक है, leading to the enormous growth of algae on the surface of water, thus decreasing the amount of dissolved oxygen in the water is known as। तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, जब न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कुछ फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी वाटर बॉडी में, तो एल्गे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जो शैवाल है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है, जिसकी वजह से डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, जहाँ पर एल्गल ब्लूम की वजह से हाइपॉक्सिया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कंडीशन जनरेट हो जाती है। हाइपॉक्सिया वो कंडीशन होती है जहाँ पर किसी वाटर बॉडी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। इसके पीछे का पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ, जैसे कि जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा, बैच वालों को तो अभी नहीं पता होगा, बिकॉज अभी हम लोगों ने एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि गांव में आपको कोई तालाब है, अब है क्या, मान लो यहाँ पे कई सारी नालियों का पानी आनी आके गिर रहा है, तो मिनरल्स वगैरह क्या है कि मिनरल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे खेत वेत भूल जाओ नाली वाली, मान लो कि कोई नदी है या फिर लेक है, पॉन्ड है, तो उसमें खेत वेत का पानी भी आ जाता है रिस के, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि जैसे हमारे फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं खेत में, और फर्टिलाइज़र में मेनली NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटेशियम होता है। अब जब बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो इसकी वजह से एल्गे यानी कि शैवाल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब जब उसकी एल्गे ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो उसको खाने के लिए बैक्टीरिया आएगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करेगा, इस एल्गे को डिकम्पोज करेगा और उसमें अपना खाना ढूंढेगा। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, वो अपनी ऑक्सीजन लेगा, वो ऑक्सीजन लेगा। बैक्टीरिया को चाहिए रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जो हमारे जीव जंतु रह रहे हैं, जैसे फिशेस वगैरह हैं, तो उनको नहीं मिलेगी। जब उनको नहीं मिलेगी तो वो भी धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर जाएंगे। जब वो मरेंगे तो उनको भी डिकम्पोज करने के लिए और बैक्टीरिया आएगा, तो और धीरे धीरे और यहाँ पर कम डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाएगी। और ध्यान रखना, जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होती है तो ऑक्सीजन की बायोलॉजिकल जो डिमांड है वो बढ़ने लगेगी। आप खुद ही सोचो कि जिस चीज़ की सप्लाई कम होगी उसकी डिमांड अपने आप, अगर हम देखें तो बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, यानी उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने लगेगी यूट्रोफिकल कंडीशन में। अच्छा बताइए, एनॉक्सिया क्या होता है? हाइपॉक्सिया तो आप समझ गए कि अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो गई पानी में तो वो हाइपॉक्सिया होगा। बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? जब किसी ट्रॉफिक लेवल में, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे अगर टॉक्सिन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, उसको क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की टिश्यूज़ में ही वो एक्यूमुलेट हो रहा है धीरे धीरे। क्या, कोई भी चीज़, कोई भी टॉक्सिन हो सकता है वो अगर वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रहा है, बायो मैग्निफिकेशन, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो आपका एक बॉडी में वो जो है डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। चलो फिर अगर हम बात करेंगे, क्या मैंने पूछा क्या था? एनॉक्सिया होता है जब आप, यानी हमारे ह्यूमंस में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी होने लगे तो उसको हम एनॉक्सिया बोलते हैं, ठीक है। लो ऑक्सीजन की, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा माउंटेन्स में जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है, तो उसी को एनॉक्सिया बोलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मोर वल्नरेबल टू एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस। तो एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन, हमने केमिस्ट्री में इस चीज़ को पढ़ा था कि ओशन एसिडिफिकेशन किससे होता है, कोई बताएगा किससे? मैंने आपको बताया था, कौन दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो ओशन एसिडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे कि ओशन का पीएच वैल्यू काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। तो जो भी हमारे कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स है, कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो आउटर स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जैसे हमारे कोरल्स हो गए। कोरल किस फाइलम से आते हैं जरा बताइए? तो इनके साथ ये होता है कि जब ओशन एसिडिफिकेशन होगा तो इनका जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो लेयर है, जो परत है, आउटर स्केलेटन है, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए ओशन एसिडिफिकेशन कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। और ये हमारे जो CO2 वगैरह हो गई, ठीक है, CO2 मैंने आपको बताया था, और CO2 के साथ साथ मैंने आपको बताया था अगर मान लो कि CO2 के साथ साथ नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड आ गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उस केस में वैसे तो मेनली CO2 से ही होता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। ऑयस्टर्स भी होते हैं इसमें, ठीक है, यस ऑयस्टर्स भी होते हैं। कोरल ध्यान रखना ये आपके आते हैं सीलेंट्रेट से, ठीक है, सीलेंट्रेट या फिर निडेरिया, कुछ भी आप बोलो, सेम चीज़ है। सबका सही है? बाबू, ओरम, जयश्री, गौतमी, अंजलि, सृष्टि, अमृत, साक्षी, अश्विनी। चलो, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर इन टीनेजर्स। हेयर बॉडी वेट, तो ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है और इसमें बॉडी वेट के साथ क्या होता है? तो बॉडी वेट इसमें बहुत तेज़ी के साथ जो है गिर जाता है, लूजेज ड्रास्टिकली। एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर है टीनेजर्स में, ठीक है, बॉडी वेट एकदम से गिर जाता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ सैलमेंडर एंड अ हाउस वॉल लिजर्ड अपार्ट फ्रॉम देयर हैबिटेट। तो हैबिटेट के अलावा एक सैलमेंडर जो होता है और जो हमारे घर की छिपकली होती है, ठीक है, उन दोनों में क्या अंतर होता है? तो स्केल्स का अंतर होता है। स्केल्स का मतलब लाइनिंग, ठीक है। सैलमेंडर आपने देखा होगा, सैलमेंडर काला काला कलर का होता है, सर्च करना, काला काला होता है। अगर आप बैच में होगे तो मैं वहाँ पे मैंने फ़ोटो भी लगाता हूँ। लिजर्ड की तरह ही होता है, लेकिन जैसे हमारी घर की लिजर्ड होती है थोड़ी मिट्टी कलर की होती है, वो पूरा काला होता है, ठीक है। होता है इनमें ये दोनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं, क्योंकि दोनों ही रेप्टाइल हैं, दोनों ही कोल्ड ब्लडेड होंगे, ठीक है। और दोनों ही एग लेइंग हैं यहाँ पे दोनों की। और ये आपका 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, इसमें दोनों में, क्योंकि रेप्टाइल से तो दोनों मतलब 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक है। और स्केल्स का अंतर होता है आपके उसमें होगा। स्केल्स जो होती हैं, स्केल्स मतलब काइंड ऑफ लाइनिंग से देखने को मिलती है, लाइनिंग सी, ठीक है, स्केल्स। तो वो आपके उसमें होता है सैलमेंडर में, लेकिन जो हाउस लिजार्ड होता है उसमें नहीं होता वो। In a food chain of algae, shrimp, fish, bird, if the energy available at the bird is 4 kilojoule, then the energy available at the shrimp is। शैवाल, झींगा, मछली और पक्षी की खाद्य श्रृंखला में यदि पक्षी में उपलब्ध ऊर्जा 4 किलो जूल है, तो झींगा में उपलब्ध ऊर्जा कितनी होगी? तो हमें पता है कि जो एक एनर्जी का पिरामिड होता है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, यानी कि वो हमेशा आपका अपराइट ही होता है। और वो किस तरह से होता है? यहाँ पर आपके होते हैं प्रोड्यूसर्स, यहाँ पर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, यहाँ होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और यहाँ होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। ऐसा ही होता है। और ये हमने पढ़ा है कि जब हम नीचे से ऊपर ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो मैक्सिमम 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है, मैक्सिमम 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है, यानी कि इससे ज़्यादा लूज़ हो जाती है, खो जाती है। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर 100% है तो यहाँ पर 10% पहुँचेगी, यहाँ पर 1% रहेगी, यहाँ पर आपकी 0.1% हो जाएगी। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो अगर यहाँ पर बोल रहा है कि बर्ड की, अब कैसे देखो, एल्गे क्या होता है? एल्गे प्रोड्यूसर होता है आपका, तो यहाँ पर होगा। इसके बाद झींगा आएगा, श्रिम्प, ये कहीं ना कहीं एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात चल रही है। देन आएगी आपकी फिश, और फिश को कौन खाएगी? बर्ड उठा के। क्लियर इतनी चीज़? तो पू बोल रहा है कि अगर बर्ड लेवल पे 4 किलो जूल है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ लो कि भाई पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पूछ रहा है कि श्रिम्प के पास कितनी होगी, श्रिम्प के पास कितनी होगी, तो मान लेते हैं श्रिम्प के पास 400 है, तो यहाँ पर जाके 40 हो जाएगी और यहाँ पर जाके 4 हो जाएगी, बिल्कुल यही होगा। अब सोचो ऑप्शन नंबर सेकंड रख के, अगर यहाँ 4000 किलो जूल होती तो मैक्सिमम 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता, यहाँ 400 हो जाती, यहाँ पर 40 हो जाती, लेकिन बर्ड के पास तो 4 किलो जूल ही है ना, तो श्रिम्प के पास 400 किलो जूल होगी, क्योंकि 10% ही मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। यही एनर्जी पिरामिड बोलता है, जो कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। बायोमास का पिरामिड इन्वर्ट हो सकता है, नंबर, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका ये कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है एनर्जी वाला। वॉट सेलुलर स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड रिसाइकलिंग द सेलुलर कॉम्पोनेंट एंड मॉलिक्यूल्स। कोशिकीय घटकों और अणुओं को तोड़ने और
पुनर्चेकित करने के लिए कौन सी कोशिकीय संरचना जिम्मेदार है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर न्यूक्लियस? विच सेलुलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड रिसाइकलिंग सेलुलर कॉम्पोनेंट? ये होता है आपका लाइसोसोम, रिसाइकल करना और ब्रेक डाउन करना। लाइसोसोम कहाँ बनता है? ये आपका गोल्गी एपरेटस में बनता है। और इसका जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो कहाँ बनता है, जल्दी से बताएंगे। राइबोसोम पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी थी। ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं बिकॉज बाकी सेल ऑर्गेनल्स की जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। और इसका हाइड्रोलिटिक एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, जिसमें कि डाइजेस्टिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं और इसको हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। दी डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड लाइसोसोम आर मेड, वही सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने आपसे पूछा कि जो लाइसोसोम के अंदर जो पाचन एंजाइम होते हैं, जो जब लाइसोसोम फटता है तो उसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है उसमें डाइजेस्टिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो बनता है आपका RER में। लाइसोसोम खुद बन रहा है गोल्गी एपरेटस में, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम बन रहा है RER में। ठीक है, प्लास्टिड पढ़ चुके हैं, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया सब देख चुके हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बार बार सेल के क्वेश्चन आ रहे हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। जितने चैम्बर होते हैं हार्ट में उसके बेसिस पे आपको ऑड वन बताना है। टर्टल रेप्टाइल है, कैमिलियन रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, फ्रॉग एम्फीबियन है। सब में कायदे से 3 होने चाहिए, क्योंकि रेप्टाइल में 3 होते हैं और एम्फीबियन में 3 होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल में क्या होते हैं, 4 होते हैं, क्योंकि एक एक्सेप्शन अपवाद है। हम इसको ऐसे याद करते हैं कि भाई इसको एक अपना चैम्बर बनाना पड़ता है मगरमच्छ को अपने आंसू रखने के लिए, ऐसे करके हम लोग याद कर लेते हैं इसको। ठीक है, एव्स की अगर बात करेंगे, पक्षियों की और मैमल्स की, इनमें कितने चैम्बर का हार्ट होता है, और ये सब कैसे होते हैं? ये सब जो होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे खून वाले होते हैं। अच्छा ये बताओ किस फाइलम में, जो हमने पीछे पढ़ा था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। एव्स और मैमल्स जो होते हैं ये आपके 4 चैम्बर का हार्ट रखते हैं और ये आपके वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक, 38 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक वॉज यूज्ड बाय एरिस्टोटल टू क्लासीफाई एनिमल्स? तो किस चीज़ का यूज़ किया था एरिस्टोटल ने? हैबिटैट का। ठीक है, अच्छा हैबिट क्या होती है? हैबिट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी पेड़ या फिर पेड़ पौधे या फिर जानवर की कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो उसकी हैबिट कहलाती हैं। लेकिन हैबिटैट वो कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, उनका प्लेस क्या है, ठीक है, रहने का, दैट इज कॉल्ड एज हैबिटैट। पेलाग्रा इज अ डेफिशिएंसी डिजीज दैट यूजुअली अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। पेलाग्रा एक कमी रोग है जो आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है? विटामिन ई। तो विटामिन ई की वजह से क्या होता है? एंटी स्टेरिलिटी, नाइसिन, आयोडीन, राइबोफ्लेविन। ओके सॉरी, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किसकी कमी से पेलाग्रा होता है। तो पेलाग्रा को जो है हम किस नाम से जानते हैं? इसको 3D डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, डिमेंशिया यानी लॉस ऑफ मेमोरी। और डिमेंशिया जो लॉस ऑफ मेमोरी होता है उससे धीरे धीरे अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, डर्मेटिस और अल्जाइमर डिजीज़ और जो डिमेंशिया है, डू नॉट कन्फ्यूज़ इट विथ व्हाट? लॉस ऑफ स्लीप। लॉस ऑफ स्लीप को क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ स्लीप होता है आपका अमनीशिया। ठीक है, वो अलग होता है। तो डिमेंशिया, डर्मेटिटिस और डिप्थेरिया, पेलाग्रा, ये होता है आपका विटामिन B3 की कमी से। B3 मतलब नाइसिन। राइबोफ्लेविन क्या होता है? B2। ठीक है, B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन और B3 नाइसिन। B1 से क्या होता है? बेरी होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर यानी कि घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, और इससे कौन से हमारे ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं? थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट होते हैं। थायराइड ग्लैंड जो सबसे बड़े एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन। और आयोडीन इनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। और इसकी कमी से हाशीमोटो डिजीज़ हो जाती है। कौन सी डिजीज़? हाशीमोटो डिजीज़। अगर क्या हो जाए? हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, यानी थायराइड की कमी हो जाए थायरॉक्सिन हार्मोन की, तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। ज़्यादा हो जाए तो हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, और कमेंट बताएंगे कि आयोडीन का कौन सा आइसोटोप यूज़ करते हैं गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए? तो ध्यान ये रखना है कि इसका हम I131 आइसोटोप का यूज़ करते हैं गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि कमेंट बताएंगे कैंसर के ट्रीट करने के लिए कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप यूज़ करते हैं? अ टनल दैट रन्स थ्रू द सेल वॉल बिटवीन 2 प्लैनेट सेल्स इज नोन एज। तो एक टनल टाइप स्ट्रक्चर होता है जो 2 प्लांट सेल्स की सेल वॉल के बीच में दौड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम तो होगा नहीं, प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होगा, पेरोक्सिसोम भी नहीं होगा, प्लाज्मोडिस्माटा। नहीं भी पता था तो भी ऑप्शन एलिमिनेशन से आप आराम से कर सकते थे। राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, प्रोटोप्लाज्म तो भाई जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, पेरोक्सिसोम
ये आपका फैटी एसिड को ब्रेक करता है प्लस डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है बाय मेकिंग द ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स. इट इज़ ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड्स हार्ट इज़ 135 टाइम्स पर मिनट, बीट्स 135 पर मिनट. द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्ट इज, तो यहाँ पर आपसे बीटिंग की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है. फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? 1 टाइम पीरियड. ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा. एक सेकेंड रुकिएगा ना. चलिए, तो क्वेश्चन क्या था? इट इज़ ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड्स हार्ट रेट इज़ 135 पर मिनट. तो हार्ट बीट क्या बतानी? फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट. तो भाई 1 हर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है? और तो 1 टाइम पीरियड, या फिर 1 हर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है? 60 सेकेंड में एक बार बीट कर रहा है. 1 हर्ट्ज़ का तो मतलब यही हुआ ना. ठीक है, 1 हर्ट्ज़ का मतलब क्या हुआ? 60, एक बीट 1 सेकेंड में. 1 हर्ट्ज़ का तो मतलब यही हुआ ना. तो यानी कि 60 सेकेंड में अगर हम बात करेंगे तो एक सेकेंड. 1 हर्ट्ज़ का मतलब ये हुआ कि उसका 60 बीट पर मिनट हुआ. ठीक है, 60 बीट पर मिनट. एक मिनट अगर मैं 1 हर्ट्ज़ की बात करूँगा तो ठीक है, 1 हर्ट्ज़ का मतलब हो जाएगा 60 बीट कर रहा है 1 मिनट में. ठीक है, कि 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं. तो 60 बीट पर मिनट है. यहाँ पे कितना है? 135 बीट पर मिनट. यानी कि दुगना करेंगे तो 120 होगा. तो 2 हर्ट्ज़ और 2 हर्ट्ज़ और कितना जोड़ना है? 120, 15 जोड़ना है. तो 2.25 आ जाएगा. समझ रहे हो? अब इसमें हमें 30 जोड़ेंगे तो 2.5 हर्ट्ज़ आ जाएगा ना. ठीक है, तो 120 में 30 तो जोड़ना नहीं है, 30 का आधा है नहीं, 15 जोड़ना है. तो 0.5 का आधा 0.25. ठीक है, तो 2.25 हर्ट्ज़ विल बी द करेक्ट आंसर. 1 हर्ट्ज़ का मतलब हुआ 60 बीट पर मिनट. बस इतना ध्यान रखना. 1 मिनट में 1 सेकेंड, मतलब 1 मिनट 1 बीट कर रहा है 1 सेकेंड में, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड. तो उस हिसाब से 60 बीट पर मिनट हुए 1 हर्ट्ज़ में. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज डिटेक्टेड बाय द विडाल टेस्ट? विडाल टेस्ट के लिए किसके लिए यूज़ करते हैं? तो सबको पता है टाइफाइड के लिए. ठीक है, टाइफाइड किससे होता है? आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है. ठीक है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया की वजह से होता है. इन्फ्लुएंजा आपका वायरस की वजह से होता है. ठीक है, और ये बताइए ज़रा कमेंट में कि एड्स के लिए हम किस टेस्ट का यूज़ करते हैं? विच टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर एड्स? तो एड्स के लिए हम यूज़ करते हैं एलिसा टेस्ट को. एलिसा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ठीक है, और इसके लिए आपको पता है HIV वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है. और अभी रिसेंट में 1 दिसंबर जो गया उस दिन हम क्या मनाते हैं? उस दिन हम मनाते हैं एड्स डे. ठीक है, एड्स दिवस. क्लियर है? आगे बढ़ें. अगला क्वेश्चन है ये. इन दी ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑफ अ स्पेसिफिक फूड इज़ फ्रॉम 70 से लेकर 100 के बीच में, देन द टाइप ऑफ फूड इज़. तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता क्या चीज़ है? ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब होता है जब आप कोई खाना खाते हो तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कितनी जल्दी स्पाइक कर देता है.
दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ठीक है, तो अगर 70 से 100 के बीच में है तो इसको बोलते हैं, मतलब 100 एकदम मैक्सिमम लिमिट होती है, 0 से 100 के बीच में इंडेक्स रन होता है, दैट मीन कि आपका हाई जीआई फूड होगा, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होगा। अगेन रिपीट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी भी फूड का क्या कैपेबिलिटी है कि वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कितनी जल्दी बढ़ा देगा। विच इज द फॉलोइंग फाइलम इन कंटेन्स लीच, तो अभी हमने देखा था जिसमें कि हमारा अर्थवर्म आता है उसी में ही लीच आते हैं, दैट इज एनालिडा में आएंगे। निमाटोडा जिनको कि हम एस्टेल मेंथिस के नाम से जानते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इसमें हमारे आते हैं हुकवर्म, पिनवर्म, ठीक है, एस्कैरिस हो गया आपके, वुशेरिया हो गए, है ना, जो फाइलेरियल वर्म्स होते हैं, ये आपके जो वुशेरिया होते हैं फाइलेरियल वर्म्स होते हैं, ठीक है, फाइलेरिया होता है। प्लैटियल मेंथिस से अगर बात करेंगे तो इसमें उनको फ्लैट बॉडी होता है, और इनकी अगर हम बात करें तो इसमें प्लेनेरिया आ जाता है जो कि फ्री लिविंग होता है, और इसमें कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ज़रा बताएंगे। लिवर फ्लूक आ जाता है जो कि कैसा होता है, पैरासिटिक नेचर का होता है, प्लस टेप वर्म आ जाता है, ठीक है, टेप वर्म को ही हम टीनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, टेप वर्म को टीनिया के नाम से जानते हैं। एंड प्लेनेरिया जो होता है, मैंने क्या पूछा था प्लेनेरिया में, हाँ, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें रीजेनरेशन होता है, ठीक है, रीजेनरेशन। सीलेंट रेट तो डिस्कस कर चुके हैं, सीलेंट रेट में ही हमारे कोरल्स आते हैं, हाइड्रा आता है, ये सब सीलेंट रेट के एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर। और जो सी एनिमोन हम पढ़ते हैं, जो सी अर्किन्स है, सी ककम्बर है, ये सब होते हैं आपके एचिनोडर्मेटा, लेकिन सी एनिमोन जो होता है वो आपका सीलेंट रेटा होता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द नोटोकॉर्ड इन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड का प्राइमरी फंक्शन क्या है, लोकोमोशन, सपोर्ट, डाइजेशन या फिर रेस्पिरेशन। तो सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। नोटोकॉर्ड होती क्या चीज़ है, तो जैसे कि हम ह्यूमंस भी कोर्डेट्स में ही आते हैं और नोटोकॉर्ड हमें भी होती है, तो नोटोकॉर्ड होती है जैसे हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो काइंड ऑफ आपकी नोटोकॉर्ड ही है। Several biological processes are catalyzed by enzymes. Digestive enzymes are present in which part of the cell? तो digestive enzymes कहाँ पर देखने को मिलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम आपको होते हैं लाइजोसोम्स में, जो कहाँ बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, लेकिन लाइजोसोम खुद कहाँ बनते हैं, गोल्गी अपरेटस में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा आर करेक्ट। एनिमल्स ऑफ ऑर्थ्रोपोडा हैव जॉइंट अपेंडेजेस, यानी कि इनके मतलब जुड़े हुए पैर होते हैं, बिल्कुल ये चीज़ हम पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ा फाइलम होता है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। जितने भी हमारे जीव जंतु आते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके ऑर्थ्रोपोडा जगत में ही आते हैं। दे हैव कंपाउंड साइज, ये भी सही है। कंपाउंड साइज क्या होते हैं, जैसे आपने चींटी को देखा होगा ना, इस तरह से जैसे उसका सिर होता है तो एक आँख यहाँ और एक आँख यहाँ, मतलब इस तरह से दो आँखें होती हैं और बहुत सारे इसमें जो है ऑप्टिकल नर्व्स आपको देखने को मिलती हैं, तो ये कंपाउंड साइज भी होती हैं, ये भी सही है आपका। दीज मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ, जो कि अभी मैंने आपको बताया। और इसमें सबसे बड़ा क्लास बताइए कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा में सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्लास कौन सा होता है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑल ऑर्थोपोड इज वेजिटेटिव, नो, सब में ही वेजिटेटिव होता है, ये बात गलत है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा ABC। इसमें सबसे बड़ा क्लास होता है वो इंसेक्टा का होता है, या फिर इंसेक्ट जिनको बोलते हैं, जिसमें कि हमारे जैसे कि मस्कीटो हो गए, आंट्स हो गई, चींटियाँ हो गई, सब आपके इंसेक्टा में आएंगे। लेकिन जैसे हमारे स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, ये नहीं आते इंसेक्टा में। ये किस में आते हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपकी एक पिक्चर पोस्ट करी थी, आई थिंक इसमें टेलीग्राम पे करी थी, तो उसमें मैंने इस चीज़ को मतलब पोस्ट किया था स्पाइडर, तो वहाँ पर मैंने लिखा था, जल्दी से बताइए स्कॉर्पियन और स्पाइडर को मैंने क्या बताया था, किस पर्टिकुलर ये फाइलम में आते हैं, और सॉरी किस पर्टिकुलर क्लास में आते हैं। फाइलम तो इनका ऑर्थ्रोपोडा ही होगा। अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंड इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA आर कॉल्ड एज जीन्स, बिल्कुल सही है। नो, यस, ठीक है। अरैक्निड्स, कितने लोगों ने सही लिखा है भाई, क्लास अरैक्निड होगा, ध्यान रखना, क्लास अरैक्निड होगा। सब फाइलम होता है चेलिसरेटा, सब फाइलम होता है चेलिसरेटा, लेकिन क्लास अरैक्निड ही होगा, ध्यान रखना स्पाइडर्स का,
ठीक है, चाहे स्कॉर्पियंस का। तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन्स बोलते हैं। द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू रॉड शेप्ड क्रोमोसोम ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। क्रोमोसोम में डीएनए और कार्बोहाइड्रेट होता है। भाई डीएनए और कार्बोहाइड्रेट नहीं, डीएनए और प्रोटीन, एक सेकेंड, डीएनए और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। कौन से प्रोटीन होते हैं? हिस्टोन नाम के प्रोटीन होते हैं। क्रोमोसोम जो होता है, कमेंट में आपको बताना है इसकी स्ट्रक्चर की डिस्कवरी किसने करी थी, कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे हमने बताया डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, तो डीएनए का मॉलिक्यूल का डिस्कवरी किसने किया था, पता होगा आपको, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। ठीक है, और इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, उसकी डिस्कवरी करी थी वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवरी करी थी 1953 में। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, इसमें बेस पेयर्स होते हैं 4, एडेनाइन, गुआमाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन। ठीक है, और इसी की जगह आपका यूरेसिल आ जाता है, किसमें, यूरेसिल आ जाता है आपका आरएनए में। आरएनए में भी 4 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम क्या पूछा था, क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें कि 22 जो पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोमल नेचर के होते हैं, और एक पेयर होता है जो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। ये फीमेल में होता है, ये मेल में होता है। अच्छा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात आई थी, ज़रा बताओ, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन की डिस्कवरी किसने करी थी। जो कोलेजन होता है हमारा प्रोटीन है, जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन होता है, उसके ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी किसने करी थी, तो ये करी थी, ध्यान रखना, रामचंद्रन जी ने। इंडियन ही थे, रामचंद्रन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज़ कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको कॉलम ए कॉलम बी को और उनके फंक्शन है, सेल ऑर्गेनल और उनके फंक्शन को मैच करना है। सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस में तो राइबोसोम इन्वॉल्व होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन और लिपिड इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन कहाँ पर बनते हैं, ये आपका पूछ रहा है। तो ये आपके बनते हैं सेल मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ये है आपके ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड कहाँ पर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, गोल्गी अपरेटस, ध्यान रखना, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। और लिपिड किस तरह का लिपिड होता है, 2 तरह का होता है। एक तो फॉस्फोलिपिड होता है, ये आपके एसएससी में तो नहीं, लेकिन हाँ सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया था। फॉस्फोलिपिड होता है और एक कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, अगर लिपिड की बात करें तो गोल्गी अपरेटस जो होता है वो आपके पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में इन्वॉल्व होता है, लेकिन क्योंकि वो है नहीं तो ट्रांसपोर्ट हम मारेंगे यहाँ पर। BCD ये आंसर होगा, कहाँ पर है, एक सेकेंड, ओके 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 ओके, आई थिंक भाई इसका तो प्रोटीन सिंथेसिस ही होगा। ठीक है, इनका भी एसएससी वालों को पता नहीं कब किसका क्या फंक्शन मान लेते हैं। राइबोसोम का तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा विद नो डाउट, यानी ये और ये तो होगा नहीं आपका। ठीक है, गोल्गी अपरेटस जो आपका पैकेजिंग डिस्पैचिंग में इन्वॉल्व होता है, कुछ दिया ही नहीं है। ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका जो मेन फंक्शन होगा दैट वुड बी सिंथेसिस ऑफ लिपिड। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, 2 का सी होगा, और 2 का अगर सी होगा तो फिर आपका ये भी चला जाएगा, बचेगा ये। ठीक है, यानी कि इन्होंने सेल मेम्ब्रेन माना है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स के लिए, एंड गोल्गी अपरेटस माना इन्होंने किसके लिए, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। क्या दे रखे हैं भाई ये, प्रोटीन और लिपिड्स का मेन सिंथेसिस तो भाई यहाँ पर अगर बात करें फॉर्मेशन तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, देन वो ट्रांसपोर्ट करेगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस उसको पैकेज और डिस्पैच करेगा। खैर कोई नहीं, अब ऑप्शन में नहीं था तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लियर। पेड बैच स्टूडेंट सकार गुप्ता तो ठीक है, समझ गया ना क्या दिक्कत है। मैच लिस्ट 1 ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विद फंक्शंस इन लिस्ट 2। चलो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर से वही सेम है। ठीक है, एटीपी जनरेट करेगा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। देन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिस्पैचिंग, पैकेजिंग डिस्पैचिंग अब यहाँ पर दे दिया उसको सही करके। स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कॉन्टेंट्स, तो आपका तीसरा हो जाएगा।
सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ पार्ट है राइबोसोम की वजह से जो बनाएगा उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। वैक्यूल क्या करेगा, ये आपका जो वैक्यूल में सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सैक लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं खासकर जो प्लांट सेल के जो वैक्यूल होते हैं वो सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं जो वैक्यूल्स होते हैं, जो सेल सैप होता है इसमें, ठीक है, जिसमें कि अमीनो एसिड वगैरह होते हैं, तो वो इसको रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 4312, 4312। ठीक है, तो 4312 दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर, 4312। क्लियर, आगे बढ़ें। यूट्रोफिकेशन इज अ कंडीशन, तो अगेन यूट्रोफिकेशन इज अ कंडीशन वेयर एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गल ब्लूम अकर्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बॉडी बिकॉज ऑफ अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स। तो यूट्रोफिकेशन हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे नाइट्रोजन और जो क्या बोलते हैं फॉस्फोरस, ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वाटर बॉडी में तो एल्गल ब्लूम हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। रिकेट यानी कि मिनरल की कमी से क्या होता है, तो हमें पता है कि हमारे एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आते हैं, आपका प्रोटीन आता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, आपके फैट आता है, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आते हैं, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वहीं है जब हम प्लांट की बात करते हैं तो उनके मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सल्फर और एक और आप बता दो क्या होता है, और बाकी जो हो जाएगा उसके अलावा, इन सब के अलावा वो सब माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएंगे। अब मिनरल डिफिशिएंसी की बात हो की जा रही, तो रिकेट तो भाई विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि एक क्या होता है, विटामिन होता है। और रिकेट्स जो होता है ये कब होता है, जब आप मान लो विटामिन डी कम लेते हैं, और विटामिन डी को हम एक हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम हार्मोन विटामिन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये कैल्शियम के सिंथेसिस को सपोर्ट करता है। जो हमारे हार्मोन्स का फंक्शन होता है कि वो किसी जैसे थायरॉक्सिन होता है, ठीक है, तो आयोडीन के वो सिंथेसिस को हेल्प करता है, तो उसी तरह से विटामिन जो डी होता है वो कैल्शियम के सिंथेसिस को हेल्प करता है, इसलिए इसको एक हार्मोन विटामिन बोलते हैं, विटामिन डी को, जिसको कि हम कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। मरासमस जो होता है ये हमारा ओवरऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, छोटे बच्चों में खासकर, जैसे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकर होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, इसको मैं स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। आंसर होगा ग्वाइटर, क्योंकि ये आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन डी का प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सनलाइट होता है, फिश ऑयल में भी देखने को मिलता है। विटामिन सी का जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो इसका प्राइमरी सोर्स होते हैं। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से, और विटामिन सी की वजह से ब्लीडिंग गम्स का भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। और विटामिन सी हमारा लूज़ हो जाता है अगर हम किसी अपनी वेजिटेबल वगैरह को बॉयल करते हैं तो। बिल्कुल सही है भूमिका, सुरभि, साक्षी, अंकित, दीपक। चलो, और अच्छा ये बताओ कि जो रीनल ट्यूब डिफेक्ट होता है वो किस विटामिन की वजह से होता है, किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से, रीनल ट्यूब डिफेक्ट। The microscopic channels which transverse the cell walls of plant cells and some algal cells, enabling transport and communication between them is called as। अभी थोड़ी देर पहले किया था, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लाज्मोडीस्मेटा बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, प्लाज्मोडीस्मेटा, जो कि काइंड ऑफ टनल की तरह एक्ट करता है दो सेल वॉल्स के बीच में न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। प्रोटीन रिच जिलाटिनस एग जो वाइट होता है वो हीट करने पे आपको पता है वो क्या होता है, वाइट कलर का हो जाता है, सॉलिड वाइट कलर का हो जाता है। तो ये हमने केमिस्ट्री के लेक्चर में भी पढ़ा था, इसको हम प्रोटीन डीनेचुरेशन बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन में ज़रा बताओ कि कौन सा हमारा एक एंजाइम होता है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, जल्दी से। फर्मेंटेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो इमल्सिफिकेशन हमारा जो बाइल जूस होता है ना, जो हमारा लिवर सेक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है, वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। और फैट को फैटी एसिड में कौन ब्रेक करता है, फर्मेंटेशन की हमने बात करी थी जब हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो हमारा ईस्ट होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और CO2 प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उसको हम बेकिंग वगैरह में, जो हमारी बेकरी इंडस्ट्री है वहाँ पर उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक। सही है सभी का, भूमिका, तरुण, आद्वी, यस।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेरिडोफाइट आर करेक्ट, टेरिडोफाइट के बारे में कौन सा सही है? तो दे इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्न्स, हमने पढ़ा था एग्जाम्पल्स, अभी मैंने आपको बताया था, सही है। दे आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेज एंड एज सॉइल बाइंडर्स, तो क्या आपको पता है जो हनुमान जी जड़ी बूटी लेके गए थे, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे, तो वो एक्चुअल में टेरिडोफाइट ही था, वो टेरिडोफाइट फाइलम से ही बिलोंग करती है जो जड़ी बूटी थी। तो दे आर यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस। दे आर वेरी एडवांस टाइप ऑफ प्लांट ऑन अर्थ विच इवॉल्व वेरी रिसेंटली, अभी इन्वॉल्व हुए हैं। भाई तुम खुद ही सोच लो, हनुमान जी और लक्ष्मण जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो कितने टाइम पहले की बात होगी, बहुत ही रिसेंटली अभी इवॉल्व हुए हैं, बात गलत है, ठीक है। ये और ये कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, एडवांस्ड है एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट के पास तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही नहीं है, तो ये एडवांस कहाँ से हो गए? सबसे एडवांस तो एंजियोस्पर्म होंगे, वेरी एडवांस, ठीक है। तो सी वाला गलत होगा, ठीक है, अपने आप ए बी एंड डी हो गया। एवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वस्कुलर टिश्यूज, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वस्कुलर टिश्यूज। वस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम और फ्लोएम होता है इनमें, ठीक है। जाइलम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है? कौन आपका वन वे होता है, कौन आपका टू वे होता है, जल्दी से बताएंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है दैट इज द क्रेब्स साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। तो क्रेब्स साइकिल जो है वो किस सेल ऑर्गेनल में होती है, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसमें रेस्पिरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा, है ना। हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में, नहीं पढ़ा था तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा सबसे पहले तो क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो पाइरुवेट में टूटता है। कहाँ पर होता है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, 3 हो जाती है हमारी रिएक्शन। एक तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें कि एनर्जी बनती है, ठीक है, एल्कोहल यानी एथेनॉल बनता है, और CO2 निकलती है, जिसकी वजह से ईस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं बेकरी इंडस्ट्री में। एक होती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि होती है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहीं पे चलती है आपकी क्रेब्स साइकिल, जिसकी वजह से हमारा एनर्जी बनता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी वजह से इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, प्लस H2O एंड प्लस CO2 आपकी निकलती है। क्लियर है? लाइजोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। स्पाइरोगैरा आपका ग्रीन एल्गे होता है, कमेंट में बताएंगे। स्पाइरोगैरा जो होता है, इसमें कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जो एल्गे खुद को बाइंड करके किसकी हेल्प से रखता है, उसकी रूट्स को क्या बोलते हैं? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मैंने क्या पूछा था, जाइलम आपका जो है जल यानी वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है फल यानी फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये आपका टू वे होता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि वन वे होता है। जाइलम की अगर हम मतलब टाइप्स की बात करेंगे तो इसमें आ जाएंगे आपके ट्रेकाइट्स, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ये सब आ जाते हैं। वहीं अगर हम फ्लोएम की बात करें तो इसमें कंपेनियन सेल, ठीक है, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। ध्यान ये रखना होता है, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारे लिविंग होते हैं इसमें। फ्लोएम फाइबर डेड होता है, बाकी सारे लिविंग होते हैं। कंपेनियन सेल, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। इसमें सीव ट्यूब के अलावा सीव प्लेट भी होते हैं, 5 पार्ट होते हैं फ्लोएम के। जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे डेड होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सारे डेड होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। विच स्पेसिफिक केमिकल कैन बी अप्लाइड टू अचीव स्टेनिंग ऑफ क्रोमोजोम। गुणसूत्रों का अभिरंजन प्राप्त करने के लिए कौन सा विशिष्ट रसायन प्रयोग इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फातिमा कनीज, थैंक यू सो मच सर, ओके। चलो, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सर पढ़ाने से क्या ही हो जाएगा ये बताओ, 152 रॉ मार्क्स हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पहले चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी सर। अच्छा, यानी बोल लो पढ़ाना छोड़ दें। चलो भाई, विच स्पेसिफिक केमिकल कैन बी अप्लाई टू अचीव स्टेनिंग ऑफ क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, वॉल्टर फ्लेमिंग ने जिसकी डिस्कवरी करी थी, तो
स्टेनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एसिटोकार्मीन को। मेथनॉल क्या होता है? वुड स्पिरिट होता है। अच्छा, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था, डीनेचर्ड अल्कोहल होता है जब हम अल्कोहल यानी कि एथेनॉल में थोड़ा सा मेथनॉल मिला दें तो उसको डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। ये आपका क्या होता है? म्यूरियाटिक एसिड होता है। प्लांट ग्रुप और एग्जाम्पल को मैच करना है, ठीक है। ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा, ठीक है, तो BMW यानी मोजेस, जिसको फ्यूनेरिया भी बोलते हैं, तो C हो जाएगा। टेरिडोफाइटा आपका सिलाग्निया हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म, देवदास लोग पीते हैं जिम में जाके देवदार पीते हैं, काय करते हैं, काय कास है ना, कॉनिफ सब वो याद आ गया आपको, तो ये B हो जाएगा। रोज़ आपका एंजियोस्पर्म होगा। रोज़ हो गया, ट्यूलिप हो गया, सनफ्लावर हो गया, जितने भी फ्लावरिंग होते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सब आपके एंजियोस्पर्म में आते हैं। सिंगल कॉटिलेडॉन वालों को मोनोकॉट बोलते हैं, 2 कॉटिलेडॉन वालों को डाइकॉट बोलते हैं। CDBA विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। मोनोकॉट में क्या होता है? मोनोकॉट में जो विनेशन होता है वो पैरेलल होता है। विनेशन मतलब जो वेन्स होती हैं पत्ती में, वो पैरेलल होता है। डाइकॉट में क्या होता है? डाइकॉट में इस तरह से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो विनेशन होता है वो ब्रांच लाइक होता है। और ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि जो वेन्स होती हैं पत्तियों की, वो किस टिश्यूज से बनी होती हैं, किस टिश्यूज से बनी होती हैं। प्लांट टिश्यूज़ 2 तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो 2 तरह के होते हैं पादप ऊतक। एक तो होते हैं विभज्योतक ऊतक, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और दूसरे होते हैं परमानेंट यानी कि स्थायी ऊतक। इनमें क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन हो रहा होता है, बार बार सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से इनको ग्रोथ मिलती है। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करेंगे तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है, इंटर कैलरी नोड्स और लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो एपिकल कहाँ होते हैं? ये टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में होते हैं, टिप्स में होंगे, ठीक है। जो रूट की टिप्स होती हैं, रूट के जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, उनमें प्रोटोडर्म देखने को मिलता है। इंटर कैलरी बीच में होता है, लेटरल जो होता है साइड में होता है। ये दोनों हाइट बढ़ाते हैं प्लांट की, और ये जो है उसकी गर्थ बढ़ाता है, गर्थ ऑफ स्टेम यानी विड्थ बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ाता है। जब ये डिवाइड करना बंद कर देते हैं तो ये परमानेंट रोल ले लेते हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डिफ्रेंसिएशन, विभेदन इन हिंदी। डिफ्रेंसिएशन से परमानेंट रोल ले लेंगे, देन इनको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक। सिंपल परमानेंट के भी 3 टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। अगर इसमें एयरी स्पेसेस हैं, बीच में स्पेसेस हैं, तो उसको एरेनकाइमा बोलते हैं। ये है कॉलन, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल टिश्यू है। स्क्लेरेनकाइमा जो है रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करता है। तो ये जो वेन्स है ना, इसमें आपका स्क्लेरेनकाइमा ही होता है, स्क्लेरेनकाइमा और कहाँ देखने को मिलता है? जो हस्क ऑफ कोकोनट होता है, यानी नारियल की भूसी जो होती है, सबसे एक बढ़िया एग्जाम्पल होता है इसका ये, ठीक। कॉलेनकाइमा ध्यान रखना, जो इसकी खासियत होती है इस टिश्यूज़ की, इट इज़ थिकेंड एट द कॉर्नर्स, थिकेंड एट दी कॉर्नर्स, ये कॉर्नर में थिक होता है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा की अगर बात करेंगे तो ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं, कॉम्प्लेक्स, जाइलम और फ्लोएम, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली मैचेस कॉलम ए एंड कॉलम बी? कॉलम ए को कॉलम बी से कौन मैच कर रहा है? प्रोटीन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या होता है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन 2 भाई होते हैं जो क्या करते हैं? जो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करते हैं। अब ये अलग कैसे हैं? पेप्सिन जो है ये आपका एसिडिक मीडियम में काम करता है, पेप्सी एसिडिक होती है, और ट्रिप्सिन जो है बेसिक मीडियम में काम करता है। एसिडिक मीडियम इसको बना के देता है कौन? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ट्रिप्सिन को बेसिक मीडियम बना के देता है कौन? ये बेसिक मीडियम उसको बाइल जूस बना के देता है, ठीक है। तो सी, कार्बोहाइड्रेट एमाइलेस, सलेवरी एमाइलेस, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक करता है, ठीक है। और फैट लाइपेस, लाइपेस किस में होता है? लाइपेस होता है पैनक्रियाटिक जूस में, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में। तो आंसर क्या होगा? CAB, कैब। कैसे हम लोग पढ़ते हैं? ये तो हम माउथ है, मुंह है, तुमने इसमें खाना रखा, सलेवरी ग्लैंड से सलेवरी एमाइलेस निकला, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल में बदला। ये तुम्हारी है ईसोफेगस, पहले तो खाना जाएगा फेरिंग्स में,
फेरिंग्स वो जगह होती है जहाँ खाना भी जाती है और हवा भी जाती है, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस है ये, यानी कि फूड पाइप है, जिसको कि हम ग्रास नली बोलते हैं। इसमें पेरिस्टालसिस यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू क्या होगा, खाना जाएगा किसके पास, स्टमक के पास जाएगा। स्टमक में क्या होगा, स्टमक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, जो कि एसिडिक बनाएगा मीडियम को, सो दैट कि अगर कोई बैक्टीरिया आ गया खाने में तो मर जाए और पेप्सिन अपना फंक्शन कर पाए। तो ये गैस्ट्रिक जूस में होता है। यहाँ लगी होंगी स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल से खाना जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, इसमें 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजनम, इलियम। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरा जो हमारे खाने का डाइजेशन का जो मेजर साइट होता है वो छोटी आंत ही होती है। तो मेजर साइट ऑफ डाइजेशन यही होती है, 7 से 8 मीटर लंबी होती है ये। और इसकी जो इनर वॉल होती हैं उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एसिमिलेशन के लिए। एसिमिलेशन मतलब फूड एब्जॉर्प्शन को ही एसिमिलेशन बोलते हैं, ध्यान रखना। एसिमिलेशन फूड एब्जॉर्प्शन का ही दूसरा नाम है। अब यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होते हैं लिवर और यहाँ प्रेजेंट होता है पैनक्रियास। क्या करते हैं, अपने अपने जूसेस फेंक के मारते हैं। ये लिवर क्या देगा, लिवर क्या देगा, लिवर देगा बाइल जूस। लेकिन कैसे देगा, कहाँ पर स्टोर करता है, तो ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, यहाँ पर स्टोर करता है बाइल जूस को। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में देगा। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस देंगे। अब ये बाइल जूस के 2 काम होते हैं, तो मीडियम को बेसिक बना देना सो दैट कि ट्रिप्सिन फंक्शन कर पाए, और दूसरा काम इसका ये होता है कि ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करे। क्या करे, इमल्सिफिकेशन करे फैट का। वहीं पे पैनक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम प्राइम होते हैं, एक तो ट्रिप्सिन जो अभी पड़ा प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करेगा, प्लस लाइपेस। लाइपेस क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में ब्रेक करेगा। ये सिर्फ बाइल जूस इमल्सीफाई कर देता है, इसको छोटे छोटे में तोड़ देगा। मेन काम तो लाइपेस करेगा। फिर इसके बाद जो ये खाना है ये कहाँ जाएगा, इसके बाद ये खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जो कि सिर्फ 1 से 2 मीटर की लंबी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको सीकम बोलते हैं, और जो सबसे आखिरी पार्ट होता है उसका कोलोन बोलते हैं। कोलोन जो होता है यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो पानी होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। उसके बाद ये खाना रेक्टम में जाता है और उसके बाद एनस में जाता है, जिसको हिंदी में गूदा बोलते हैं। जहाँ जहाँ खाना जाता है उसको एलिमेंट्री कनाल यानी आहार नली बोलते हैं। सेलिवरी ग्लैंड, देन आपका फैरिंग्स, देन ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये ऑर्डर याद होना चाहिए, पूरा ऑर्डर पूछता है। लिवर और पैनक्रियाज ये आपके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होते हैं, बिकॉज खाना यहाँ जाता नहीं है। ये इन्वॉल्व तो है डाइजेस्टिव प्रोसेस में, लेकिन आपके ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि खाना यहाँ पर नहीं जा रहा है, वो सिर्फ अपने एंजाइम्स का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लिवर की अगर बात करेंगे तो लिवर में कौन सी सेल्स होती हैं, क्यूपर सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से इसको पावर ऑफ रीग्रोथ या रीजनरेशन मिलती है। इसके स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में होता है और ये डार्क रेड कलर का होता है। और क्योंकि राइट साइड में होता है इसी वजह से जो हमारी राइट किडनी होती है लेफ्ट वाली से थोड़ी सी नीचे होती है, ठीक। व्हाट सोल्यूशन शुड बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। तो भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाना चाहिए। एथिलीन ग्लाइकोल का एथिलीन ग्लाइकोल वाटर सोल्यूशन, मैग्नीशियम सोल्यूशन, टॉक सोल्यूशन या फिर आयोडीन सोल्यूशन, बताइए। सर हम बाद में ही पढ़ सकते हैं। अच्छा, चलो भाई। द व्हाट सोल्यूशन शुड बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च की प्रेजेंस के लिए किसको टेस्ट करेंगे, आयोडीन। क्यों, स्टार्च जो है आपका ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। जहाँ स्टार्च होगा तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये 61 इसको एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म इन सेल्स बाय विच फूड और अदर यूजफुल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द आउटसाइड आर कैरिड इनसाइड द सेल। बाहर से अंदर एंडोसाइटोसिस, अंदर से बाहर एक्सोसाइटोसिस। खाना ले रहे हैं तो फैगोसाइटोसिस, पानी पी रहे हैं तो पिनोसाइटोसिस। किसकी बात हो रही है, सेल की। ऑस्मोसिस की चर्चा कर लेते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूवमेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन।
ठीक है, इसमें हम 3 तरह के सोल्यूशन पढ़ते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है? तो हाइपोटोनिक ये वो सोल्यूशन होता है जहां पे मूवमेंट होता है सेल के बाहर से सेल के अंदर। होता तो यार सब में हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन नहीं है। अच्छा ये बताओ कि अगर मूवमेंट लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे सेल फूल जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर ज़्यादा कंसेंट्रेशन था और अंदर लो कंसेंट्रेशन था। किसका? पानी का। पानी का। तो हाई से लो में मूवमेंट हो गया पानी का, सेल फूल गई। हाइपरटोनिक में क्या होता है? सेल श्रिंक कर जाती है, यहाँ पर स्वेल हो जाती है, यहाँ पे श्रिंक हो जाती है, और श्रिंकेज को ही हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, यहाँ पे बाहर से अंदर, ठीक है, यहाँ पे अंदर से बाहर, और आइसोटोनिक में नो मूवमेंट। इज दैट क्लियर? और उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पर एनर्जी यानी एटीपी की हेल्प से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जब मूवमेंट करवाते हैं तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। रेड कलर ऑफ टमाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइमोनिन, लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन या फिर अलीजारिन। तो लाइकोपीन की वजह से क्या होता है? रेड कलर होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा। ठीक है, और जो एंथोसाइनिन होता है उसकी वजह से कैसा कलर होता है जरा बताओ? एंथोसाइनिन की वजह से। अगला क्वेश्चन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मैनी ईयर अगो डेड एंड बरीड जो हमारे प्लांट्स थे स्टार्टेड स्लोली मॉडिफाइंग इनटू कोल अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज। तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपका कार्बनाइजेशन, ब्लैक गोल्ड फॉर्मेशन, सबका सही है। यस, ठीक है, पीट फॉर्मेशन या फिर कंपोस्टिंग। तो आंसर इसको कार्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा कार्बन होता है वो कैसे बनता है? कार्बन ऐसे ही बनता है जब हमारे डेड और बरीड जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जब दबे रहते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एंथोसाइनिन की अगर बात करेंगे तो ये जो हमारे मेनली जो रेड फ्रूट्स होते हैं, रेड फ्रूट्स वगैरह जैसे बेरी वगैरह है ना, तो उसमें आपको ये देखने को मिलता है एंथोसाइनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीजेज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इनमें से बैक्टीरिया की वजह से कौन सी होती है? तो मलेरिया तो प्रोटोजोआ की वजह से होती है। कौन सा प्रोटोजोआ होता है जरा बताएंगे? डेंगू आपका वायरस की वजह से होती है, इसका कैरियर क्या होता है? इन्फ्लुएंजा भी हमने देखा था, ये भी वायरस की वजह से होती है। और कौन सा मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से क्या होता है आपका? कॉमन कोल्ड नहीं होता, इससे आपका फ्लू होता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड देखा था हमने, राइनो वायरस से होता है। कॉलरा जो होता है ये बैक्टीरिया विच इज़ नेम्ड एज विब्रियो कॉलरे, उसकी वजह से होता है ना। ट्यूबरकुलोसिस हो गया यानी टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, ये सब आपके टेटनस हो गया, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। प्रोटोजोआ होता है इसमें प्लाज्मोडियम। कौन सा फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम में? डेंगू में जो कैरियर होता है वो हमारा फीमेल एनोफलीज मस्कीटो होता है ना। प्लाज्मोडियम में अगर बात करेंगे तो मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। चलिए 65, द परसेंटेज ऑफ पोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इनसाइड अ रॉक और सॉइल इज कॉल्ड एज। किसी चट्टान या मिट्टी के अंदर कणों के बीच छिद्र स्थान के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? पोरोसिटी कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है, सैलिनिटी कहा जाता है या फिर परमिएबिलिटी कहा जाता है? तो क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोरोसिटी बोलते हैं। ठीक है, पोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इनसाइड रॉक, पोर्स। इफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इनडिस्टिंग्विशेबल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स थ्रू ओनली वन प्लेन, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर होगा। ए सिमेट्री का मतलब होता है काइंड ऑफ कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है, नो सिमेट्री। और सिमेट्री अलोंग एनी प्लेन को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जरा कमेंट करके बताइए किस फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम में हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है? सिमेट्री अलोंग एनी प्लेन
इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, PC² PA³ ठीक है, MEH ठीक है, यानी कि पोरिफेरा, सीलेंट्रेट, टीनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और एक सेकेंड, हाँ, पोरिफेरा, सीलेंट्रेट, टीनोफोरा, ये है आपका प्लैटिहेलमिंथिस, ये है आपका एस्टेलमिंथिस, ये है एनालिडा, ये है आर्थ्रोपोडा, ये है आपका मोलस्का, ये है चिनोडर्मेटा और ये है आपका क्या, हेमिकोडेटा। तो इसमें इन दोनों में इसमें होता है आपका एसिमेट्री, इसमें होता है रेडियल सिमेट्री, इसमें होता है रेडियल सिमेट्री और बाकी सब में क्या होता है रेडियल सिमेट्री। थिंक बताया भी मैंने था। रेडियल का मतलब होता है जैसे हमारी स्टार फिश होती है, ऐसे होती है, तो किसी भी प्लेन के अलॉन्ग उसको डिवाइड कर दो, उसको रेडियल सिमेट्री। पॉरीफेरा में एसिमेट्री होती है। इन द केस ऑफ रेप्टाइल देयर हार्ट इज़ नॉट, वही यार, रेप्टाइल में 3 चैम्बर में होता है, किस में 4 चैम्बर में होता है। तो क्रोकोडाइल हमारा एक्सेप्शन होता है जिसमें 4 चैम्बर में होता है। एनाल्जेसिक मेडिसिन को किस लिए यूज़ करते हैं, जो एनाल्जेसिक मेडिसिन होती हैं, तो एनाल्जेसिक जो मेडिसिन्स हैं ये होती हैं आपकी जो दर्द निवारक होती हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग पेन एंड इन फीवर, ठीक है। साकार गुप्ता, जो डाउट्स हैं तो भेज सकते हो, है ना, नंबर चाहिए, ओके। नंबर चाहिए, डाउट है ये, अच्छा चलो भेज देना, 8840286735, है ना। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। तो सबसे बड़ी सेल किसकी होती है, ऑस्ट्रिच की होती है। ह्यूमंस में और सबसे छोटी कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, तो ये आपकी होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा गैलेप्टिकम पूरा नाम होता है, लेकिन शॉर्ट ऑफ माइकोप्लाज्मा याद रख लो। ह्यूमंस में कौन होती है, सबसे लार्जेस्ट होती है आपकी ओवा, जो फीमेल्स का जो एग मतलब फीमेल्स का जो सेल होता है, ठीक है, फीमेल्स में होता है सेक्स सेल, जिसको ओवम बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट होती है आपकी स्पर्म, ठीक है। अब क्योंकि ये फीमेल्स और मेल्स में तो होता नहीं है, तो मेल में सबसे न्यूरॉन सबसे बड़ा होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट भी होता है। ओवरऑल सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरह से होता है, डेंड्राइट होते हैं, मतलब ऐसे ब्रांच लाइक होता है। देन आपका इस तरह से न्यूरॉन का सेल बॉडी होता है, ये न्यूक्लियस होता है। देन इस तरह से उसमें एक्सन होती है, एक्सन के ऊपर ग्लिया सेल्स के द्वारा क्रिएट की गई माइलिन शीथ होती है, ये बीच बीच में नोड ऑफ रेनिवेयर कहलाता है। यहाँ पर आपकी नर्व एंडिंग होती है। एक न्यूरॉन का डेंड्राइट और दूसरे के नर्व एंडिंग के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। इसमें हमें क्या देखने को मिलती हैं, निस्ल बॉडीज़ या फिर निस्ल ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं। प्लस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको क्या, जो हमारे कैमिलियो गोल्गी थे, उन्होंने ब्लैक इंक रिएक्शन से इसके शेप के बारे में बताया था, ब्लैक इंक रिएक्शन से, ठीक है। तो इसको साइनैप्स के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, जो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का गैप होता है। और ध्यान रखना, इसके लिए गोल्गी जी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था काजल जी के साथ, ठीक है, काजल जी थे, उनके साथ नोबेल प्राइज़ मिला था। चिली पेपर्स जो होते हैं, दे प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन इन एनी टिश्यू विद विच दे कम इनटू कॉन्टैक्ट। व्हाट इज़ द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो फॉर्मिक एसिड तो यार एसिड होता है जो हमें एक तो नेटल लीव्स में देखने को मिलता है, जिसको मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, नेटल लीव्स में, प्लस स्टिंग ऑफ बीज में, ठीक है, जो चींटी, जो मधुमक्खी वगैरह जो चींटी का डंक होता है उसमें। एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में। विनेगर में 5 to 8% आपका एसिटिक एसिड होता है। आंसर क्या होगा, कैप्सिकन होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसकी वजह से आपको जो चिलिंग सेंसेशन होता है, एकदम से बड़ी वैसा अजीब सा मतलब लगता है, वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। अगले ऊपर, और ये लाइकोपीन क्या होता है, लाइकोपीन आपका एक कैरेटेनॉइड होता है, ठीक है, कैरेटेनॉइड होता है, ठीक है। ये रेड कलर देता है, जो अभी हमने देखा था, जैसे कि हमारा टमाटर वगैरह में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। When the body is deprived of energy from food, which of the following tissues is used to feed on its own। ठीक है, जब बॉडी में एनर्जी
बॉडी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, तो किस टिश्यू का हम यूज़ करते हैं? तो ये आपका नर्वस टिश्यू। तो यार अभी हमने देखा नर्व इम्पल्सेस यानी कि इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ तो प्लांट में होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एपिथेलियल टिश्यूज़ की अगर बात करेंगे तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एपिथेलियल टिश्यूज़ भी हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि माउथ और ईसोफेगस में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, हमारी स्किन में स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन वगैरह होती हैं, इंटेस्टाइन और किडनी हो गया, किडनी टिब्यूल्स हो गई, ठीक है, किडनी टिब्यूल्स हो गई, तो इसमें कौन से आपके देखने को मिलते हैं टिश्यूज़। और आपके जो ग्लैंड हो गए, जैसे सेलिवरी ग्लैंड हो गए, ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड्स वगैरह, इनमें कौन सा होता है? तो ध्यान रखना इसमें ग्लैंडिकुलर एपिथेलियम टिश्यूज़ होता है, ठीक है। इनमें होता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़, क्यूबॉइडल, ठीक है, किसमें? किडनी टिब्यूल वगैरह में। और सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज़ कहाँ होते हैं? सीलिएटेड, ये आपके देखने को मिलते हैं जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, यूटेरस हो गया, ठीक है, हमारी जो नोज़ वगैरह हो गई, तो नोज़ भी वही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाएगा, तो यहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। किडनी टिब्यूल्स वगैरह में क्यूबॉइडल होंगे, लेकिन इंटेस्टाइन जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर आपको कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यूज़। ये जो क्यूबॉइडल होते हैं, इनमें होता ये है कि इनका जो शेप होता है, इनकी लेंथ और जो विड्थ होती है वो एकदम बराबर होती है, फिर हाइट और विड्थ बोल सकते हो। कॉलमनार में इनकी जो हाइट होती है वो इनकी विड्थ से ज़्यादा होती है, ठीक है। सीलेटेड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो एडिपोज टिश्यू होगा वो सही आंसर होगा, बिकॉज ये फैट स्टोर करके रखा हुआ है इसने, ठीक है, फैट स्टोर करके रखा हुआ, और ये जो फैट है यही बाद में एनर्जी कन्वर्ट करके देगा आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट राइबोसोम? तो राइबोसोम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यस, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी काम करता है, और ये जो है आपका इंसुलेशन में भी हेल्प करता है, इंसुलेशन में भी हेल्प करता है। इसका स्ट्रक्चर होता है पिलर लाइक, कॉलमनार का। आप तो एक अच्छा लॉयर अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज़ आप सब टीचर मिलकर एक केस डाल दो एसएससी के अगेंस्ट। भाई ऑलरेडी केस चल रहा है एसएससी के अगेंस्ट, ठीक है, केसेस में इतना टाइम लगता है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ पे? अच्छा, डेंगू मैंने क्या एनोफिलीज लिख दिया क्या? सॉरी, डेंगूज में आपका एडीज एजिप्टी होता है, ठीक है। फीमेल जो एनोफिलीज है आपका मलेरिया में आएगा, ठीक है, एडीज एजिप्टी। जो फीमेल एनोफिलीज है ये आएगा आपका मलेरिया में, ठीक है, ये आएगा आपका मलेरिया का कैरियर होता है ये। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यस, सॉरी फॉर द मिस्टेक। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट राइबोसोम? राइबोसोम के बारे में कौन सा सही है? राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बिल्कुल सही है। डाइजेस्टिव हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन राइबोसोम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम ना, वो तो लाइजोसोम में होते हैं। दे आर कॉल्ड सोसाइटल बैग, लाइजोसोम को बोलते हैं। राइबोसोम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। यस, ए और डी सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड डी, ठीक है। अ पर्सन हैविंग स्टंटेड ग्रोथ एंड डिस्कलर्ड हेयर इज़ मोस्टली प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम। तो किससे सफ़र कर रहा है? अगर मतलब उसके डिस्कलर्ड हेयर है और ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? इससे होता है आपको ज़ेरोप्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रोल ऑफ फाइबर इन द डाइट? तो फाइबर का रोल क्या होता है? तो जैसे आपने सुना होगा रफेज, फाइबर का रोल होता है डाइजेशन में कि कॉन्स्टिपेशन ना होने दे। जो लोग को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उन लोगों को फाइबर खाने के लिए एडवाइस किया जाता है। फाइबर किस में होता है? ग्रीन लीफी, जैसे हमारी वेजिटेबल्स वगैरह हो गई, ठीक है, सलाद वगैरह, तो इसमें फाइबर होता है। तो ये क्या करता है? ये डाइजेशन में इस तरह से हेल्प करता है कि भाई ये पेरिस्टालसिस को फैसिलिटेट करता है और खाने का प्रॉपर मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है विद इन दी इंटेस्टाइन्स, आंतों में सही से खाना पास हो, है ना, एक तरह से ग्रीस लगाता है, आप समझ सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस इज रॉड शेप्ड, कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इज विजिबल ओनली एट सेल डिवीजन एंड इज प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस?
तो रॉड शेप का होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, सेल डिवीजन के टाइम पे विजिबल होता है और ये न्यूक्लियस में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्रोमोजोम होगा। ठीक है, न्यूक्लियस में आपका क्रोमोजोम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज कि एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी बोलते हैं, इज़ अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो किसको अफेक्ट करता है ये? तो भाई मिर्गी इसी वजह से आ जाती है बिकॉज ब्रेन की सेल्स जो है हमारी अफेक्ट होती हैं इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, और मसल से ज़रा याद आए, ये कमेंट करके ये बताइए हमारी कितनी तरह की मसल सेल्स होती हैं, कितनी टाइप की मसल सेल्स होती हैं। अ डिजीज़ लाइक कोविड-19 इज़ अ काइंड ऑफ, तो ये किस तरह की डिजीज़ है ये? तो फूड बॉर्न है यानी खाने से हुई है, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है, जूनोटिक है यानी कि जानवर से, या फिर वाटर बॉर्न डिजीज़। तो ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। ठीक है, यानी कि ये जानवर से है ना, ये माना जाता है इसको वुहान चाइना में जो जगह पड़ती है तो वहाँ से ये डिज़ीज़ का ओरिजिन हुआ है और ये जूनोटिक डिजीज़ है। ठीक है, यानी कि एनिमल से भी हो जाती है ह्यूमंस में, इसलिए। वाटर बॉर्न डिजीज़ जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कॉलरा हो गया, तो ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें मसल सेल्स हमारी 3 टाइप की होती हैं। एक तो स्मूथ मसल सेल्स, स्केलेटल होती हैं और कार्डियक होती हैं। डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारी स्मूथ और कार्डियक स्केलेटल होती हैं वॉलेंट्री, बाकी जो दोनों होती हैं वो कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं। ठीक, और क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इसमें इन दोनों में आपको क्या देखने को मिलेंगी? स्ट्रेशंस देखने को मिलेंगी, इसमें आपको स्ट्रेशंस देखने को नहीं मिलेगी। कार्डियक वाले में आपको ब्रांचिंग देखने को मिल जाएगी, ऊपर दोनों वालों में ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो ये 3 चीज़ें भी आप याद रखोगे, ये वॉलेंट्री है, बाकी दोनों वॉलेंट्री नहीं, इनवॉलेंट्री हैं, यानी उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये ब्रांचिंग होती है, उनमें नहीं होती दोनों में। ठीक है, इनमें हमें स्ट्रेशंस देखने को नहीं मिलते, बाकी दोनों में स्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं। प्लस स्मूथ वाली कहाँ पे होती है? तो जो भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, हमारी इंटेस्टाइन हो गई, यहाँ पर आपको स्मूथ मसल सेल्स देखने को मिलेंगे। स्केलेटल जैसे हमारे बाइसेप्स वगैरह जहाँ पर हमारा बोन्स वगैरह होती हैं वहाँ पर। कार्डियक हमारे हार्ट में। 78, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, सिंपल। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है प्राइमरली? तो हमारा इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्राइमरली किडनी। ठीक है, किडनी इज़ अ प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और इसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है ज़रा बताएंगे? फंक्शनल यूनिट क्या होती है इसकी? तो फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये आपका बोमेंस कैप्सूल होता है, इसमें ग्लोमेरुलस होता है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या करता है, यहाँ पर ब्लड को ले लेता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो एक्सेस, जो अच्छा ब्लड है उसको भेज देता है, और जो मतलब बेकार तो नहीं बोलेंगे लेकिन विद फ्यू न्यूट्रिएंट्स उसको अंदर ले लेता है और इसमें ट्यूब में पास कर देता है। लेकिन उतने डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी रिविजन के पर्पज़ से सिर्फ आप इतना याद रखेंगे, ये आपका होता है बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, नेफ्रॉन का पार्ट होता है, नेफ्रॉन इज़ दी आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ दी किडनी, और ये होता है आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये होता है आपका जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं फिर बाद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेनली होता है हमारा किडनी। और आगे बढ़ते हैं, 2 किडनी होती हैं तो सबको पता है। टू विच ऑफ द, और किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड होता है? किडनी के ऊपर हमारे कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं? टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डू वेल्स बिलोंग। निम्नलिखित में से वेल किस समूह से संबंधित है? एम्फीबिया, ऑर्थ्रोपोडा, पिसेस या फिर मैमेलिया। तो वेल्स की अगर बात करेंगे तो एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर, जो लैंड और वाटर दोनों में, तो वेल्स लैंड में तो रह नहीं सकती हैं। ऑर्थ्रोपोडा भी नहीं है, ये आपकी पिसेस में आएंगी। ठीक है, जो वेल्स की अगर बात करेंगे तो क्या चीज़ यहाँ पे मैंने मेन की बात करी। ठीक है, आपका स्किन भी हो सकता है और बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मेन की बात करी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो सही आंसर क्या होगा? फीट्स, एक सेकेंड, यस, ये आपके फिशेस नहीं, मैमल्स में आएंगे। ठीक है, डॉल्फिन्स होती हैं आपकी फिशेस, डॉल्फिन होंगी आपकी फिशेस, ये आपका मैमल होगा, वेल है ना, यस, इट इज़ वार्म ब्लडेड, यस। ठीक है, ये क्लास है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्लास है, क्लास इनका मैमेलिया ही होगा। जो हमारी डॉग फिश है, जो हमारी डॉल्फिन है, वो आपकी पीसेस में आएंगी, ये मैमल होता है आपका।
फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? रफेज, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन होता है, एनर्जी गिविंग फूड. A coastal area was flooded with sea water and resulted in heavy salt deposits in the nearby area. After a few days, it was observed that many plant died. Based on these statements, which of the following is most probable cause of the plant death? क्या कॉज हो सकता है डेथ का? तो सी वाटर एंटर किया, आप सी वाटर एंटर करेगा वहाँ पर तो वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा. हाइपरटोनिक क्यों बन जाएगा? क्योंकि सी वाटर जब एंटर करेगा तो उसमें सल्यूट का कंटेंट ज़्यादा है, वो सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है, वाटर का कंटेंट कम है. अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा सेल होगी प्लांट की, और बाहर कम कंसंट्रेशन होगा, तो मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ होगा, यानी कि प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा. समझ में आई ये चीज़? प्लाज्मोलिसिस अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था. प्लाज्मोलिसिस क्या चीज़ होती है? जब कोई सेल श्रिंक कर जाती है. इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं अचार वगैरह में तो इसीलिए ऐड करते हैं कि बैक्टीरिया मर जाएंगे, जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो मर जाएंगे, ऐसे ही मर जाएंगे, प्लाज्मोलिसिस के थ्रू मर जाएंगे. प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है सेल श्रिंक कर जाएगी. विच फूड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन? कंप्लीट प्रोटीन का अच्छा सोर्स क्या है हमारा? तो ये एग्स हो जाएंगे. ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. एग के कौन से पार्ट में प्रोटीन होता है जल्दी से बताइए? एक तो येलो पार्ट होता है जिसको योक बोलते हैं, और जो वाइट पार्ट जो डीनेचर्ड होकर वाइट बनता है तो उसी में होता है आपका प्रोटीन. ठीक है, किसमें? वाइट पार्ट जो होता है उसमें होता है आपका प्रोटीन. आगे बढ़ते हैं. विच स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए? तो किस में डीएनए के फॉर्म में मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है? तो अभी हमने देखा था क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन का. एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स में हैपन ड्यू टू लैक ऑफ, तो किसकी कमी होगी? तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी. तो विटामिन के की कमी से. क्यों? क्योंकि विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्यूनॉन. ठीक है. 85th, विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू अ सीड? तो फ्लावर सीड में कौन डेवलप होता है? तो फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर में कुछ इस तरह से होता है, मेल पार्ट होता है जिस ये इसको बोलते हैं फिलामेंट. ठीक है, इसमें लगा होता है आपका एंथर, एंथर में होते हैं पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टेमन. तीनों को कलेक्टिवली फिलामेंट, ये आपका एंथर, एंथर के अंदर डॉट डॉट पॉलन ग्रेन्स, येलोइश पार्ट ये येलो कलर का होता है. ठीक है, इन तीनों को कलेक्टिवली स्टेमन बोलते हैं. फिर क्या होता है? फिर यहाँ पर फीमेल पार्ट होता है. ठीक है, ये होता है आपका चिपचिपा पार्ट जिसको कि स्टिग्मा बोलते हैं, ये स्टाइल है, और यहाँ पर होता है ओवरी. ठीक है, ये होता है आपका ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं आपके ओव्यूल्स. ये क्या होते हैं? ओव्यूल्स. ठीक है, ये होते हैं ओव्यूल्स. फिर जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर जाएंगे तो चिपक जाएंगे इसमें. ठीक है, चिपकने के बाद यहाँ पर एक पॉलन ट्यूब बनेगी, फिर इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. पॉलन ग्रेन मिलेगा ओव्यूल से, पॉलन ग्रेन मिलेगा ओव्यूल से, क्या होगा? जाइगोट बनेगा. जब पॉलन ग्रेन यानी कि आपका मेल गैमीट मिलेगा ओव्यूल से यानी फीमेल गैमीट से, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. देन ये बनेगा एम्ब्रियो में, देन ये बनेगा आपका सीड. तो ये बन गया सीड. ये छोटे छोटे जो ओव्यूल लगे हुए सीड बन जाएगा, और ये जो है पूरा ये ओवरी, ये बन जाएगा फ्रूट, ये बन जाएगा फल. ठीक है, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को, इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं फीमेल पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट या फिर फ्लावर, और इनको कलेक्टिवली बोलते हैं पिस्टल या फिर कार्पसल भी बोलते हैं इनको. तो ओव्यूल जो है ये सीड बन गए, ये ओव्यूल जो है सीड बन गए, ओवरी जो बन गया वो फ्रूट बन गया. तो पूछ रहा है सीड कौन बना? तो ओव्यूल्स आपके सीड बन गए. ठीक है, अगला 86. व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट कॉल्ड एज? तो इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं इकोलॉजी. किसने हु गेव द टर्म इकोलॉजी? किसको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं? तो ये टर्म दिया था अर्नस्ट हैकल ने 1866 में. अर्नस्ट हैकल ने टर्म दिया था साल 1866 में. और ध्यान रखना इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? अगर इकोसिस्टम पूछ लेगा तो इकोसिस्टम ये टर्म दिया था टांसले ने. और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ये जो है रामदेव मिश्रा को जानते हैं हम. ठीक है, रामदेव मिश्रा. टू गेट रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिस्क्राइब टू बी ईटन इन लार्ज अमाउंट? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया फाइबर खाइए, फाइबर. ठीक है, जैसे रफेज, क्या होता है इससे? पेरिस्टालसिस में हेल्प मिलती है. आपका जो बॉवल मूवमेंट होता है वो बड़ी आसानी से होता है, बड़े प्रॉपर तरीके से होता है वो. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम? तो हमारे 3 तरह के
फूड चेन होते हैं। एक तो होता है टेरेस्ट्रियल फूड चेन, एक होता है एक्वेटिक फूड चेन, एक होता है डेट्रिटस फूड चेन। जब इन फूड चेन्स में जो भी हमारा लास्ट बंदा होता है वो मर जाता है, फिर कोई भी ऐसा लास्ट बंदा नहीं, प्रोड्यूसर हो, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर हो, चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर हो, चाहे टर्शरी कंज्यूमर हो, जब मर जाता है तो उसको उस पर फीड करते हैं, उसको उसको डेट्रिटस में तोड़ते हैं। कौन? उनको डेट्रीवोरस बोलते हैं। और इसमें फंगस आता है, ठीक है, फंगस। बैक्टीरिया भी होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब डिकम्पोजर्स आते हैं जो डेट्रिटस फूड चेन की शुरुआत करते हैं। कमेंट करके बताओ कि जो डेट्रिटस है, जो चीज़ सड़ रही है, ठीक है, तो उसका डिकम्पोजिशन का रेट कब फास्ट होगा, किन किन कंडीशन में फास्ट होगा? क्या मैंने आपको पढ़ाया है? डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो कब फास्ट होगा और कब स्लो होगा? यस, फंगस फॉलो दी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो डिकम्पोजिशन यानी कि जब जो डिकम्पोजर होते हैं जब वो डेट्रिटस में फीड करते हैं उनको हम सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ वेजिटेशन बोलते हैं ना, जो डेड और डिकेइंग मैटर में अपना खाना ढूंढते हैं। तो फास्ट तब होगा जब जो हमारा डेट्रिटस है, डेट्रिटस रिच होगा नाइट्रोजन में और लो होगा किसमें? लिग्निन और चिटिन में। लिग्निन और चिटिन अगर ज़्यादा होगा तो डेट्रिटस का जो रेट है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, वो स्लो हो जाएगा। लिग्निन क्या होता है? लिग्निफाइड वॉल जो हमारी प्लांट में होती है ये, ठीक है। अच्छा, जो चिटिन होता है, काइटिन, वो फंगस की सेल वॉल बनी होती है। और जो आर्थ्रोपोडा हमारा फाइलम होता है उसके जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनका जो आउटर स्केलेटन बना होता है वो चिटिन का ही बना होता है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी डिकम्पोजिशन की जो रेट होगी वो भी हाई होगी। टेम्परेचर हाई होगा तो रेट हाई होगी, और अगर डेट्रिटस रिच होगा नाइट्रोजन में तो हाई होगी, और अगर लिग्निन और चिटिन में रिच होगा तो लो हो जाएगी। डीएफसी का पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होता है। यस, उसका पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो इन्वर्टेड होता है डीएफसी का। और जो एक्वेटिक फूड चेन होता है उसका पिरामिड ऑफ जो बायोमास होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास, वो इन्वर्टेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन ब्रेड एंड अल्कोहल इंडस्ट्रीज? तो ब्रेड और अल्कोहल इंडस्ट्री में किसका यूज़ करते हैं? तो बहुत आसान है, ठीक है, मैं रोज़ रिपीट करता हूँ, ईस्ट का यूज़ करते हैं। नाइट्रो जो बैक्टर होता है ये काइंड ऑफ एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। जैसे हमारा एजोबैक्टर होता है, नाइट्रोबैक्टर होता है, ये सब क्या होते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि जो हमारी जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। किससे? जो लीव्स हैं डायरेक्टली नाइट्रोजन तो ले नहीं सकते एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर, एजोबैक्टर, ठीक है, अजोला, ये सब होते हैं उसमें, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से तो टेटनस होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। पेनिसिलियम जो होता है एक फंगस, ये भी होता है, और इससे पेनिसिलिन जो पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो बनाई गई थी। और ज़रा कमेंट बताएंगे कि जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो वायरस के खिलाफ, वायरल डिजीज़ के खिलाफ क्यों काम नहीं करती हैं? बिल्कुल सही अनुष्का सिंह ने ऐड किया, एकदम सटीक ऐड करती है अनुष्का जी। लेगुमिनस प्लांट्स, ठीक है, जो लेग्यूम्स होते हैं हमारी, जैसे कि दाल वगैरह हो गए, तो इनके रूट्स में आपको इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। फिर उस केस में हमें ये खाद वगैरह फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और एंटीबायोटिक जो हमारे काम नहीं करते हैं वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट, उसका रीज़न ये है कि हमारे वायरस सेल वॉल नहीं बनाते हैं। क्योंकि वो सेल वॉल नहीं बनाते हैं और एंटीबायोटिक सेल वॉल के अगेंस्ट ही काम करते हैं, इसलिए उनमें वायरल डिजीज़ के खिलाफ वो कारगर नहीं होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इंक्लूड कोबाल्ट एज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट? तो कोबाल्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, साइनोकोबालामीन के नाम से भी जानते हैं, और इसकी कमी से परनीशियस अनीमिया हो जाता है, ठीक है, साइनोकोबालामीन। अच्छा, वो मैंने पूछा था पीछे, बताया नहीं किसी ने। रीनल ट्यूब डिफेक्ट किसकी वजह से होता है? कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से? 8 विटामिन के बी होते हैं, 3 तो शुरू के मैंने बता ही दिए थे, ठीक है, ये जी आखिरी वाला ये बता दिया, एक नहीं बता पा रहे हैं। अ पर्सन विद वेरी लो काउंट ऑफ आरबीसी इज मेडिकली नोन टू हैव, तो क्या होगा? उसको अनीमिया होगा। जॉन्डिस तो तब होगा जब बाइल जो होता है ना, बिलीरुबिन, जो कि आपका जो सॉलिड वेस्ट होता है आपकी बॉडी से, उसके थ्रू निकल जाना चाहिए, वो नहीं निकलता है तो पीला पड़ जाता है आपका बॉडी, उसको पीलिया बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही सभी ने बताया। जो रीनल ट्यूब डिफेक्ट होता है वो B9, विटामिन B9 की कमी से होता है, रीनल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। ग्वाइटर पढ़ चुके हैं, आयोडीन और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। ये बिलिरुबिन जो होता है ये मतलब बाइल जूस में होता है, और बाइल जूस के थ्रू ये निकल जाना चाहिए इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनस से, लेकिन अगर नहीं निकला तो जॉन्डिस हो जाता है आपको ये, ठीक है। आरबीसी की अगर बात करेंगे तो इनका शेप क्या होता है? इनका शेप होता है बाइकॉन्केव डिस्क,
सबसे ज़्यादा मात्रा में होती हैं। ब्लड की जब हम बात करते हैं और इनको किस नाम से जानते हैं और ये ख़त्म कहाँ पे होती हैं, तो ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो लिक्विड कंपोनेंट होता है, एक सॉलिड कंपोनेंट होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है वो लगभग 55% होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है लगभग 45% होता है। लिक्विड पार्ट में मेनली आता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा येलोइश कलर का फ्लूइड होता है और इसमें 92% वाटर ही होता है, सिर्फ 92% वाटर होता है, और बाकी का जो बच के 8% इसमें हार्मोन और एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, सॉलिड पार्ट में अगर बात करेंगे तो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो इराइथ्रोसाइट यानी आरबीसीज, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसीज, और थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट। सबसे ज़्यादा क्या कौन किस मात्रा में होता है? आरबीसीज सबसे ज़्यादा होती हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का होता है। इनके अगर बात करें रफली 20 दिन का होता है और इनका लगभग 10 दिन का होता है। ठीक है, ये ख़त्म होती हैं स्प्लीन में जाके, स्प्लीहा में, जो कि एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, छोटा सा ऑर्गन होता है, लिम्फॉइड शेप। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। तीनों बनती कहाँ है? तीनों बनती हैं आपकी बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में ये बनती हैं, एंड ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं बिकॉज इनमें हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन उसमें होता है, और वो आयरन जो है ऑक्सीजन को कैरी करके हर सेल तक पहुंचाता है रेस्पिरेशन के लिए। ये जो होता है इस डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को किल करता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ गए। और प्लेटलेट जो होता है आपको सबको पता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये है ना। थ्रोम्बोसिस करके बीमारी हो जाती है जिसमें कि ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, तो वो आपका प्लेटलेट की कमी की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन? तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है प्रोटीन के? तो बिल्डिंग ब्लॉक किसको बोलते हैं? जिससे मिलके बने हो। तो कौन से होते हैं आपके? अमीनो एसिड, बेसेस, सेल्स या फिर एसिड्स? तो सही आंसर क्या होगा? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड हमारे कितने होते हैं? टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं एसेंशियल और एक को बोलते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती है, बाहर से लेने होते हैं। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी एबल टू सिंथेसाइज ऑन इट्स ओन, खुद से बना सकती है, सिंथेसाइज ऑन इट्स ओन, उनको नॉन एसेंशियल बोलते हैं। एसेंशियल में आपके 9 आते हैं, 9, और बाकी बच गए 11 इसमें आते हैं। 9 में कौन कौन से आते हैं आपके? जैसे लाइसीन हो गया, ल्यूसीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ठीक है, हिस्टिडीन हो गया, ठीक है, तो ये सब आते हैं आपके, और ट्रिप्टोफैन हो गया। आप एक काम करो, सिर्फ एसेंशियल वाले याद कर लो, बाकी जो भी आएगा आपका नॉन एसेंशियल हो जाएगा। लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफैन अभी याद आ रहा है, 3, 2, 5, बाकी 4 देख लेना गूगल करके कौन से होते हैं, वो एकदम अभी याद नहीं आ रहे मुझे, और बस वही याद करना, बाकी अगर आएगा तो वो आपका नॉन एसेंशियल हो जाएगा। ठीक है, इसमें से जो आपका ये ल्यूसीन होता है ये आपका हेल्प करता है किसमें? कोलेजन के सिंथेसिस में, कोलेजन निर्माण में ये हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें तो हम नहीं, ल्यूसीन नहीं होता, आई थिंक लाइसीन होता है। ठीक है, लाइसीन होता है कोलेजन के निर्माण में जो हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नेम ऑफ विटामिन और डेफिशिएंसी कौन सी होती है? सिंपल यार, ठीक है, मिला दो इनको। ठीक है, 94 मेजर कार्बोहाइड्रेट ऑफ मिल्क इस, तो क्या होता है कौन सी शुगर होती है मिल्क में? मिल्क में लैक्टोज होती है, लैक्टिक एसिड जैसे कि होता है हमारा कर्ड में, है ना, पता है सबको। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि एक तरह का क्या होता है? प्रोबायोटिक होता है, जो किसमें देखने को मिलता है? कर्ड में। फ्रक्टोज की अगर बात करेंगे तो फ्रूट शुगर होती है। माल्टोज की अगर बात करेंगे तो ये जो अनाज होता है उसमें देखने को मिलती है। माल्टेस एक जो एंजाइम होता है इसको सेक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, वो माल्टेज जो है माल्टोज को सिंपल शुगर में ब्रेक करने का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम? तो एक इकोसिस्टम, एक जो परिस्थितिकी तंत्र है उसमें किस तरह से एनर्जी फ्लो होती है? तो सबसे पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी तो सनलाइट ही होता है, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इज़ दैट करेक्ट? इसके बाद प्रोड्यूसर के पास जाएगी, पूरा बनाए थे, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगी जो कि हर्बीवोरस होते हैं, हर्ब्स खाते हैं, घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, और उसके बाद कार्निवोर के पास जाएगी। हम ह्यूमंस ओमनीवोरस होते हैं, है ना, घास फूस मतलब पेड़ पौधे भी खाते हैं, और कुछ जो होते हैं जंगली जीव टाइप वो मीट मांस भी खा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, सनलाइट, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी या टर्शरी जो भी हो ये कार्निवोरस होते हैं। ठीक है,
कॉन्स्टिपेशन कुड बी अ साइन ऑफ, तो कॉन्स्टिपेशन किसका साइन हो सकता है कि आपके खाने में डाइटरी फाइबर कम है या फिर रफेज कम है आपके में, ठीक है, सिंपल, क्लियर है। If after being bitten by a mosquito the person is detected as being malaria positive, which of the following will hold true? यदि मच्छर द्वारा काटे जाने के बाद व्यक्ति में मलेरिया पॉजिटिव होने का पता चलता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? द पर्सन डिड नॉट हैव अ बैलेंस डाइट, द मस्कीटो वॉज कैरिंग अ प्लाज्मोडियम, द पर्सन इज डिटेक्टेड ऑफ। मलेरिया पॉजिटिव है तो मतलब कि मलेरिया हो चुका है, नहीं प्लाज्मोडियम ने उसको पक्का प्यार से काटा है काफ़ी, है ना। मस्कीटो वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, द पर्सन वॉज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू? द पर्सन हैज़ नॉट, अरे नहीं भाई, वैक्सीन ऐसा नहीं कि आप वैक्सीन लग गई कभी तो मलेरिया नहीं होगा आपको, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, अभी देखा था हम लोगों ने, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, बी, ठीक है। अगला है 98, अ चाइल्ड इज़ अ पिकी ईटर, ही डज नॉट कंज्यूम मिल्क एट ऑल एंड बेयरली ईट्स अदर काइंड ऑफ फूड, वॉट व्हेन ही स्टार्टेड लूजिंग हिज बेबी टीथ दे वर नॉट गेटिंग रिप्लेस बाई हिज न्यू टीथ, दिस कैन बी सॉल्व बाई गिविंग हिम। तो कैसे भाई, वो दूध नहीं पी रहा है, अब दूध नहीं पी रहा है तो मतलब उसके दांत वात नहीं उग रहे हैं, मतलब भी भाई उसमें कैल्शियम की कमी है, ठीक है, किसकी कमी है, कैल्शियम में, तो कैल्शियम के सप्लीमेंट दोगे उसको, ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर होगा, ठीक है। अगर गम से ब्लीडिंग हो रही है तो विटामिन सी दोगे। अनुष्का सिंह बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर मलेरिया को ट्रीट करना होता है तो हम यहाँ पर क्यूनाइन दवा का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमें जो सिंचोना जो ट्रीज़ होती है उसकी छाल से मिलती है। सिंचोना जो होती है ये एक तरह की, इसकी ये किस तरह का ट्री है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला ट्री है, ठीक है, सदाबहार वन में पाया जाता है ये। और मलेरिया डे हम कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को मनाते हैं, 25 ऑफ अप्रैल को। फॉर मोस्ट ऑफ द इको सिस्टम व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो प्राइमरी सोर्स एनर्जी होता है सनलाइट। 100th क्वेश्चन है, अ लिटिल चाइल्ड, वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, मैच करना है आपको, प्रोटीन रिच डाइट, सिट्रस फूड, ग्लूकोज, एग वाइट, रेड मीट। तो एग वाइट और रेड मीट में आपको प्रोटीन मिलेगा, फैट आपको कहाँ मिलेगा, बटर और चीज़ में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट आपको ग्लूकोज और अदर शुगर से मिलेगा, और खट्टे फल जो है विटामिन सी में रिच होते हैं, यानी बी, सी, डी, ए, बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मोस्ट इको सिस्टम? टू रिमेन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, ये 103 और 104 आप आंसर कर देना, ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, मतलब 105 है क्या टोटल, तो 3 आंसर कर देना, विटामिन डी की वजह से आपका ड्यूरिंग सनसाइन बाय दी, तो आप आराम से इसको भी कर सकते हैं। चलो ये मैं करवा दूँ ना, ये पता है ना भाई, विटामिन डी हेल्प करता है बोन्स को, लेकिन किसके थ्रू सिंथेसाइज होता है, तो स्किन के थ्रू सिंथेसाइज होता है, ध्यान रखना, जो हमारी त्वचा होती है उसके थ्रू सिंथेसाइज होता है। 103 और 104 का आंसर कर देना, ठीक है, अभी नहीं, जब रिकॉर्डेड लेक्चर जाएगा तो उसमें। और अब बताओ 105 में आपने कितना स्कोर किया? खाने में ऊपर से नमक लेना चाहिए कि नहीं, नहीं लेना चाहिए यूजुअली वैसे तो, क्योंकि हार्ट के लिए ठीक नहीं होता है। प्लांट्स की स्किन बनी होती है एपिडर्मिस की। काउंट करना भूल गया बीच में। कोई बात नहीं, काउंट 75 राज हो गया है। चलो भाई, थैंक यू। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।